हेलो बच्चों। तो आज वरुण बैच लॉज ऑफ मोशन का थर्ड लेक्चर में आ रहे हैं। ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे कुछ इजी क्वेश्चंस होंगे, कुछ डिफिकल्ट भी हो सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करने सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ सारे के सारे एडवांस लेवल के हैं और उनको आपको कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ें मैं कैसे एनालिसिस कर रहा हूँ, वैसे आपको भी देखना होगा। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं उससे, तो वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि दिक्कत पता है क्या होती है, सामने रिकॉर्डेड होता है, कोई बच्चा सामने होता नहीं है। तो जब बच्चा नहीं होता है तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के पूरे गुंजाइश है। ठीक है। उसके बाद फिर अंतिम में आंसर मैच कराओ। आंसर मैच इसलिए कराना पड़ता है क्योंकि हम ऑलरेडी पहले सॉल्व कर चुके होते हैं। तो अगर आंसर मैच नहीं करता है तो फिर कैलकुलेशन एरर चेक करना पड़ता है कि कहाँ पे एरर हुआ। तो वो मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो कभी अगर ऐसा मिस्टेक हो, ठीक है, कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ और कुछ कैलकुलेशन एरर आ रहा है, तो आप इस चीज़ की हिम्मत जरूर रखिएगा कि अंतिम में जब आंसर आएगा तो मुझे पता चल जाएगा आंसर गलत है कि सही है। तो फिर मैं जाके वापस उसको वेरीफाई कर लूँगा कि कहाँ पे एरर्स है। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि मान लीजिए मैंने बताया, ठीक है, और बाई मिस्टेक आंसर्स मैच कर गया, कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स अगर आपको लगा तो आप बताइएगा। ठीक है। लाइव क्लासेस में तो जरूर बता दीजिएगा। चैट भी बताएंगे, चैट भी मेरे पास पहुंचा दिया जाता है। कुछ चैट्स मेरे पास आते हैं जो होते हैं, वो मैं देख लेता हूँ। आज की क्वेश्चंस की शुरुआत कर रहे हैं, क्वेश्चन एकदम इजियर पार्ट से शुरू कर रहे हैं हम लोग। ये है मिक्स प्रॉब्लम की सीरीज एंड क्वेश्चन नंबर 1। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है। और देखिए, कह रहा 1 kg ब्लॉक बी रेस्ट एज सोन ऑन ब्रैकेट ए आप द सेम मास। इसका लेवलिंग मैं कर दूं, ये लेवलिंग भी 60% के लेवल पे ही है। 1 kg block B rest as shown on the bracket A of the same mass. Constant force F1 20 Newton. F1 20 Newton and F2 8 Newton is applied at t बराबर 0 when the distance of the block B from the pulley is 50 सेंटीमीटर। B का डिस्टेंस इस पुली से 50 सेंटीमीटर है। टाइम व्हेन ब्लॉक बी रीचेस द पुली, कितने टाइम में ये ब्लॉक इस पुली तक पहुंच जाएगा। तो ये लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है और साथ में रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को अपने साथ लिया हुआ है। तो एक तरीका पता है क्या, इस ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन पता करिए। दिस इज लेट A2 और इसका एक्सेलरेशन आप A1 पता करिए ग्राउंड फ्रेम में। तो एक बार आपने इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन निकाल लिया ना, तो फिर 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तय करना है। तय करना है मतलब इस पुली के रिस्पेक्ट में इसको 50 सेंटीमीटर जाना है। ग्राउंड फ्रेम में तो ये ब्लॉक भागेगा, ये पुली भी इधर भागेगी क्योंकि इस वेस के साथ ये ऐसे भागेगा। लेकिन इस पुली के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक बी को 50 सेंटीमीटर की दूरी तय करनी, पुली के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पुली के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक को 50 सेंटीमीटर तय करना है, दैट मीन्स टाइम निकालने के लिए आपको इस पुली की रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा ब्लॉक की इस पुली के रिस्पेक्ट में। आर यू गेटिंग पॉइंट ना? तो अगर आप पुली पे खड़े होके इसको देखते हैं, इस पुली पे आप खड़े हो जाइए और इस ब्लॉक को देखिए, इस ब्लॉक को देखिए। तो इसका एक्सेलरेशन A2 है, इसका A1 है। A1 उल्टा करके ऐसे देंगे तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन, ये होगा A2 माइनस A1। दिस इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस पुली के रिस्पेक्ट में A2 माइनस A1 आ गया। अब ये पुली किस में आ गया? रेस्ट पे। अगर ये पुली रेस्ट पे आ गया तो पुली का सेंटर रेस्ट पे और ये ब्लॉक इधर भाग रहा है इस एक्सेलरेशन। अब कितना डिस्टेंस तय करना है? 50 सेंटीमीटर। तो कितना टाइम लगेगा? S बराबर UT प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो S ये दूरी है 50 सेंटीमीटर, तो L बराबर हाफ रिलेटिव एक्सेलरेशन दिस वन इज इनटू टी का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इस L की जगह पे 50 सेंटीमीटर दीजिए, 0.5 हाफ रिलेटिव एक्सेलरेशन आपको निकालना होगा इनटू टी का स्क्वायर। ए आर आ गया तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर? इस ए आर के ऊपर फोकस करेंगे, मतलब A1 और A2 की वैल्यू पे। तो फिर FBD बनाएंगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए।
तो ये F2 है ना, तो F2 इस पे ऐसे आएगा, इस ब्लॉक पे। तो यहाँ पे आप 80 का फोर्स दिखाएंगे, 80 न्यूटन का फोर्स दिखाएंगे। तो अब इस ब्लॉक की एफबीडी जब आप बनाएंगे ना, ब्लॉक बी की एफबीडी, तो आपको सिर्फ एक ही फोर्स दिखेगा, एंड दैट इज 80 न्यूटन। और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपको A2 दिखेगा। बाकी इसके एफबीडी में और कोई फोर्स दिखाना नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं। आप वर्टिकल फोर्सेस दिखाएंगे। इस पे लिखेंगे F बराबर M है, 80 इक्वस टू ब्लॉक बी का मास उन्होंने दे रखा होगा कहीं ना कहीं। ब्लॉक बी के मास के बिना कैसे होगा? 1 kg ब्लॉक ऑफ बी रेस्ट एज सोन ऑन द, अब द सेम मास, सबका मास 1 kg, 1 × A2 आ गया 80। अब बनाएंगे आप इस बॉक्स की एफबीडी। जब बॉक्स की एफबीडी बनाएंगे ऐसे, तो ये फोर्स कितना है? 20 न्यूटन का। और ये है 80, यहाँ भी 80 होगा, और ऐसे यहाँ भी 80 होगा। तो फिर यहाँ पे आपको 80 दिखाई देगा, और यहाँ पे भी आपको 80 दिखाई देगा। अब इसका एक्सेलरेशन आपने इधर A1 माना है, इधर A1 माना है, हालांकि आपको इधर मानना था क्योंकि ये सब इससे ज़्यादा है। बाकी इसके एफबीडी में कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं, और कोई है ही नहीं है, क्योंकि इस वेज पे, वेज के साथ इस पुली के ले लिया, तो यहाँ का टेंशन यहाँ का टेंशन दिखेगा। बाकी यहाँ पे तो फ्रिक्शन है ही नहीं, मतलब ही नहीं। अब इधर लिखेंगे F बराबर M है, तो मास है 20 kg, 24 से ये 80 160 बराबर, इसका मास भी 1 है, इस टू A1। आप A1 सॉल्व कर लीजिए, और ये वैल्यू आ गई -140, जो कि मुझे समझ में आ रहा है। तो यही है। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो वहाँ से जो AR की वैल्यू आएगी, AR की वैल्यू वो किसके बराबर है? A2 माइनस A1, और A2 आपका 80 माइनस ऑफ A1, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 140, इट इज 220। अब यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है? 50 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर रखेंगे 50 सेंटीमीटर। 0.5 इक्वस टू हाफ रिलेटिव एक्सेलरेशन 220 इंटू टी का स्क्वायर। यहाँ से जो टाइम की वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 5×10 1/√20। अब एक बार मैं आंसर चेक कर लूँ इसका क्या है, कहीं हमें कैलकुलेशन मिस्टेक तो हमने नहीं कर दिया। देखते हैं। ओके, तो देखो ये ये प्रॉब्लम देखो, पहले ही क्वेश्चन को हमने गलत किया। ये था 8 न्यूटन, ये था 8 न्यूटन, बाकी सब सही है, तो ये होगा 8 न्यूटन, ये होगा आपका 8 न्यूटन, ये भी होगा आपका 8 न्यूटन, ये हो जाएगा आपका 8 न्यूटन। तो 8 न्यूटन, तो दिस इज 8। फिर ये कितना आपका 8 है। देख रहे हो, ये मिस्टेक्स मुझसे ज़्यादातर होता है। तो 20 माइनस 8 और 8 16 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन A1। A1 कितना आएगा 4। अब A1 माइनस A2 निकालना था, A2 माइनस A1, A2 8 है, A2 कितना 8 है, माइनस A1 कितना 4, दैट इज 4। अब डिस्प्लेसमेंट 0.5 हाफ इंटू ए रिलेटिव 4 है, इंटू टी का स्क्वायर, तो यहाँ से टी की जो वैल्यू आएगी इट इज 1/2 सेकेंड ना, आई थिंक 1 आएगा, ये आएगा 1/4, तो 1/2 सेकेंड, दैट मीन्स 0.5 सेकेंड, एंड दिस इज योर आंसर। तो आपने देखा कि मैंने किस तरीके से इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया। बस जैसे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ कैलकुलेशन, आपको ऐसे मिस्टेक्स नहीं। ठीक है, मैं टीचर हूँ इसलिए चलता है, क्योंकि मैं बाद में आंसर वेरीफाई कर रहा हूँ, और आपको नहीं चलता है क्योंकि मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, ओके। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 2, और इसको मैं रखूंगा अगेन 60% के लेवल पे, मेरे लिए ठीक क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन हमने किया हुआ है। There are three identical rigid circular cylinder ABC are arranged on the smooth inclined surface as shown in the figure. Find the least value of theta so that prevent the arrangement from the collapse. Find
द लिस्ट वैल्यू ऑफ थीटा दैट प्रिवेंट। तो ये एक चीज ऑब्वियस है कि अगर आप इस इंक्लाइन को अगर ऐसे करें तो ये जब ऐसे आएगा ना तो इसको इधर जाने का और इसको बीच में धंसने का चांसेस है। ये वैसा ही क्वेश्चन जैसा नहीं था, 3 स्फीयर थे और मैं ऐसे प्रेस कर रहा था, एकदम सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ये भी है। तो ये एक ऐसे है और इंक्लाइन पड़ा हुआ है। अगर आप इस एंगल को ऐसे करेंगे ना तो ये ऐसे आएगा। आप जीरो कर देंगे तब तो हालत में गिरना है, बीच में से धंस जाएगा ये। लेकिन जितना ही इस एंगल को आप बढ़ाएंगे ऐसे, उतना ही ये तीनों स्फीयर इसी बीच में रहेंगे। तो कह रहा है कि इस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी हो ताकि इस सिस्टम कोलैप्स होने से बच जाए। कोलैप्स का मतलब डिस्टर्ब होने से बच जाए यहाँ पे, ठीक है। और आपका दिमाग काम कर रहा हो, अगर थोड़ा बहुत आप समझ पा रहे होगे तो एकदम समझ रहे होगे, ना एलिब्रेट करना, आप तो समझ रहे हो कि इस एंगल को कम करते जाऊंगा कम करते जाऊंगा तो इसके बीच का एन कम होगा। जब ये एन कम होगा तो एक ऐसा एंगल आएगा जिसके बाद ये इसके बीच में धंसना चाहेगा। जिस वक्त ये इसके बीच में धंसना चाहेगा उस वक्त का जो एंगल थीटा मैक्सिमम एंगल होगा। अगर उससे ज्यादा आप एंगल रखते हैं तो ये सिस्टम कोलैप्स रहेगा। मिनिमम एंगल होगा जिससे ज्यादा, अगर ये जो थीटा आएगा जिस समय इसके बीच में धंसना चाहेगा उस समय जो थीटा होगा वो सबसे कम थीटा होगा। उसके बाद अगर इस थीटा को बढ़ाते हो, ठीक है, तो ये सिस्टम कोलैप्स नहीं होगा। और उससे कम करते हो तो कोलैप्स हो जाएगा। तो लिस्ट वैल्यू सो दैट सिस्टम विल नॉट कोलैप्स क्या होगा, जिस वक्त जस्ट इसके नीचे जाने वाला हो। चलो एबीडी बना लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सेकेंड अप्रोच भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो भी कर सकते हो। तो सबसे पहले ना एक देख लेते हैं, ये इक्वलेटेड ट्रायंगल्स हैं। अगर इसके सेंटर्स को आपस में मिला दें तो दीज आर इक्वलेटेड ट्रायंगल्स। अगर इक्वलेटेड ट्रायंगल्स हैं और अगर नॉर्मल स्फीयर पे हमेशा सेंटर से पास करता है, तो अगर मैं इसकी बीडी बनाऊंगा तो नॉर्मल मैं ऐसे दिखाऊंगा। और अगर मैं इधर इस वाली स्फीयर के इस पे एन दिखाऊं तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे एन दिखाऊंगा। इस स्फीयर पे एक एन ऐसे दिखा दिया। ओके, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, दैट इज 60। द रीजन इज इक्वलेटेड ट्रायंगल, क्योंकि ये लेंथ बराबर है तो ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना ही होगा, दैट इज 60। चलो सबसे पहले हम बनाएंगे ऊपर वाले की एबीडी। अगर ऊपर वाले की एबीडी बनाओ तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, दिस इज एन, ये भी एन, और ये जो एंगल है 60 डिग्री था ये पूरा एंगल, तो आधा एंगल 30 डिग्री होगा। एंड दिस इज एम जी, थ्री आइडेंटिकल रिजिट, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ थीटा। एम सबका मास मान लिया गया है एम जी। तो वाई में फोर्स बैलेंस करेंगे, तो वाई में फोर्स में एन का कॉस 30, एन का कॉस 30, दिस इज 2n cos 30 इज बैलेंस बाई एम जी। इससे एन की वैल्यू क्या आएगी, एम जी बाई √3, दिस इज एन। इसके बाद अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, चलो यहाँ का एन जीरो करना है, जस्ट जीरो करना है। एक तो तरीका है कि आप इसी की इसकी बीडी बना ले। जब इसकी बीडी बनाएंगे ना, इसकी बीडी बनाते हैं, ये बीडी बनाते हैं ऐसे, दिस एंगल इज थीटा, और ये स्फीयर मैंने यहाँ पे दिखा दिया। और ये वाला ये वाला अगर इस पे एन लगा रहा है तो ये वाला भी इस पे एन लगाएगा, तो ये वाला एन ऐसे लगाएगा, एन ऐसे आएगा। और इस एन का वर्टिकल एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा। इस एन का भी वर्टिकल एंगल क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा, आएगा। दूसरा है इसका वेट एम जी, इसका वेट एम जी है। एंड थर्ड है यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो भी सेंटर से ही पास करेगा, ऐसे पास करेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि क्या ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन जो यहाँ से आ रहा है वो इसके एंटी पैरल होगा, नहीं कह सकते हो। रीजन दिस कि ये जो नॉर्मल है वो वर्टिकल से हमेशा थीटा बना रहा है, जबकि इस इंक्लाइन का नॉर्मल जो इससे पास करेगा वो वर्टिकल से जो एंगल बनाएगा वो ये एंगल बनाएगा, दिस एंगल। एक इंक्लाइन का नॉर्मल, एक इंक्लाइन पे जो नॉर्मल होता है वो वर्टिकल से वही एंगल बनाता है जो उसका इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल्स बनाता है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या आएगा, थीटा आएगा। इस स्फीयर की मैंने एबीडी बना ली। अब क्या करेंगे, चलिए एक्स में फोर्स बैलेंस करते, और इधर से मैंने एन क्यों नहीं दिखाया, इसका एन क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि जिस वक्त थीटा लिस्ट होगा टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग
उस वक्त इसके बीच का एन जस्ट 0 हो रहा होगा, ये बीच में जस्ट धंसना चाह रहा होगा, ये ऐसे हटना चाह रहा होगा। एक्स फोर्स बैलेंस करते हैं, ये बनेगा n1 का साइन थीटा, n1 का एंगल का सामने साइन थीटा और n का सामने का साइन थीटा, n साइन 30 डिग्री। इक्वेशन होल्ड करेगा, दिस इज n1 साइन थीटा इक्वल्स टू n अपान 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्या इसको 1 ही लिख लेता। क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करते हैं, चलो वर्टिकल भी फोर्स बैलेंस करते हैं। वर्टिकल में तो n1 का कॉस थीटा, n1 का कॉस थीटा वर्टिकल, n का कॉस 30, n का कॉस 30 डिग्री प्लस mg। देखिए कितने प्यार से और सब्र से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। n1, एक काम करते हैं, यहाँ से n1 निकालते हैं, तो n1 आएगा आपका n1 साइन थीटा इज इक्वल टू n/2, तो n/2 तो n mg/3 है, क्या आएगा mg/2√3। यहाँ से आपका n1 आ गया कितना, mg/2√3 साइन थीटा। अब इसको उठा के आप यहाँ रख दीजिए, तो n1 की जगह पे लिखेंगे mg/2√3 साइन थीटा एंड दिस इज कॉस थीटा। ये आएगा mg/√3 cos 30 इज √3/2 प्लस mg, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 3mg/2, 3mg/2। तो यहाँ से mg से देखिए mg के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और इसके बाद ये आएगा cos अपन साइन। मैं चाह रहा था इसको tan थीटा के टर्म लिखना, तो tan थीटा हो जाएगा आपका, देखिए इस साइन को इधर भेजा, इस cos को इधर भेजा, तो ये 2 इधर आएगा और 3 नीचे आएगा, 2 ऊपर 3 नीचे, तो 2 ऊपर आएगा 3 नीचे आएगा एंड 2√3 है, इसको कैंसिल कर देगा, तो इससे आपका थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 1/3√3। दिस इज आंसर। तो देखा आपने, रिलेटेबली ये एक इजी क्वेश्चन है, बट ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जरूरी हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 को भी मैं 50% के लेवल पे रखूंगा, आपने इसको भी पीडीएफ में देख ही लिया होगा, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है इन द सिस्टम सोन फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द वेज ऑफ मास 5m, द पुली आर आइडियल एंड द कार्ड एंड एक्सटेंसिबल, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक फॉर्मेट क्वेश्चन, और आपको ऐसे क्वेश्चंस क्लास में जरूर कराए गए होंगे। कह रहा फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द वेज ऑफ मास 5m, इसका इनिशियल एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इसका और इसका कांटेक्ट हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि ये ब्लॉक जब नीचे आएगा तो ये ब्लॉक इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, थोड़ा समझना पड़ेगा हमको। हालांकि मुझे लग रहा है कि इस ब्लॉक को उधर ही जाना है, द रीजन इज क्लियर, क्योंकि इस ब्लॉक पे जो पुली अटैच है ना, ये जो पुली अटैच है वो इस रस्सी का टेंशन इधर, इस रस्सी का इधर, तो इस ब्लॉक को इधर लेके जाने की कोशिश करेगा इधर, और ये वाला टेंशन, एक टेंशन कटेगा बट यहाँ का टेंशन इधर। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक्चुअल में क्या होता है ना कि अगर ये इधर जाना चाहता और ये नीचे, तो बीच में कॉन्टैक्ट लीव हो जाता, तो इसके पास इंस्टेंटेनियसली सिर्फ वर्टिकल एक्सेलरेशन होता, हॉरिजॉन्टल्स नहीं होता। बट इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि अगर ये इधर जा रहा है और ये वर्टिकल आ रहा है, तो ये इसको लगातार धक्का मारेगा इधर। जब ये लगातार इसको इधर धक्का मारेगा, दैट मीन्स इसके पास एक्सेलरेशन वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल भी रहा होगा। ये हमें जज करना पड़ेगा कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। इसके लिए हम इस बड़े से ब्लॉक की एबीडी बनाएंगे। ऐसे आते हैं, जब एबीडी बनाएंगे कैसे दिखाएंगे, अच्छा इस पुली को इसी के साथ जोड़ेंगे, और यहाँ का टेंशन टी दिखा दिया, ये भी टेंशन टी आएगा, ये भी आप टी दिखाएंगे। इस वाले ब्लॉक के एबीडी बनाएंगे, ये टी आप ऐसे दिखाएंगे, और ये टी भी आप नीचे को दिखाएंगे, ये टी। ठीक है, तो अब देखिए ये बता रहा है कि ये 2t
इस टी से ज़्यादा है तो पूरा सिस्टम इधर भागेगा, जब सिस्टम इधर भागेगा इसको धक्का मारेगा। दैट मीन्स कन्फर्म है कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा, आप ऐसे एन दिखाएंगे यहाँ। और ये वाला ब्लॉक यहाँ पे फोर्स लगाएगा तो N1 आप ऐसे दिखाएंगे, ग्राउंड से भी N2 आएगा आप उसको ऐसे दिखाएंगे। हालांकि वर्टिकल मोशन में हम इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल, तो इस वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो स्टिल कोई बात नहीं, दिखा दिया है बेटी। तो अब चूंकि इसके पास N इधर है तो इसको दाना इधर है, दैट मीन्स अब एक्सेलरेशन मान लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन का A1 मान लिया जो कि निकालना है, इसका एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड A2 मान लिया, इसका एक्सेलरेशन मैंने इधर मान लिया A3। तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है A1 A2 A3, और इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा पूरे पेशेंस के साथ। तो जब मैंने इस ब्लॉक की वीडियो बनाई तो ये टी 2T दिखाया, ये टी और ये टी दिखाया, यहाँ का N दिखाया, इस सरफेस का N1 दिखाया, ग्राउंड का N2 दिखाया, Mg दिखाया, और इसका एक्सेलरेशन इधर है A1। इस पे लिखेंगे फोर्स इक्वेशन F बराबर है में, तो ये 2T माइनस टी, ये बनेगा आपका 2T माइनस टी, 2T माइनस टी, यहाँ का हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वाला हॉरिजॉन्टल इधर है तो माइनस एन बराबर इसका मास 5m इंटू इसका एक्सेलरेशन A1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसकी एबीडी बन गई, अब इसकी बनाते हैं 2m वाले ब्लॉक की। देखो पेशेंस से काम करो, तो चाहूंगा तो मैं अभी सिस्टम की इक्वेशन से लिखूंगा तो जल्दी आंसर आ जाएगा, बट नहीं, क्यों लिखना, हम इसमें भी तो है कि हमें एडवांस में सेलेक्ट होना है, हमें एक रैंक चाहिए, उसमें एक अच्छी रैंक चाहिए, ठीक है, जो मैं डिजर्व करता हूँ वो रैंक चाहिए। तो ठीक है, पेशेंस रखो, इजी क्वेश्चन है उनको भी प्रॉपरली करो, डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको भी करो, तो टाइम इतना ज़्यादा है कि धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। अब बनाएंगे हम इस एम के बी डी, जब इस एम के बी डी बनाएंगे तो आप ये जो टेंशन है रस्सी का टेंशन टी आप ऐसे दिखाएंगे, और इसका एक्सेलरेशन A3 इधर है, इस पर लिखेंगे F बराबर एम ए, तो T बराबर मास M इंटू A3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बनाएंगे 2m ब्लॉक की एबीडी, जब 2m ब्लॉक की आप एबीडी बनाएंगे तो आप 2mg नीचे को दिखाएंगे, रस्सी का टेंशन टी आप ऊपर को दिखाएंगे, टी ऊपर को, और ये वाला n अगर इधर लगा रहा है n, तो ये वाला इस पे n इधर लगाएगा तो आप n ऐसे दिखाएंगे। और इस ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन A2 होने के साथ साथ इस ब्लॉक के पास एक और एक्सेलरेशन होगा A1। क्यों? क्योंकि जब ये नीचे को आएगा ना तो इधर धक्का मारेगा, तो ये वाला ब्लॉक इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, इधर तो जाएगा ये वाला एक्सेलरेशन और ये आपस में बराबर होगा ऐसे, तो ये वाला अलग से तो आएगा ही। अब इस पे लिखेंगे F बराबर M है, तो यहाँ से बनेगा आपका y में फोर्स इक्वेशन लिखता हूँ, तो ये बनेगा 2mg माइनस टी, 2mg माइनस टी इक्वल्स टू 2m इंटू A2, थर्ड इक्वेशन। अब इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वेशन, तो n बराबर ये बनेगा n इज इक्वल्स टू, इसका मास क्या है 2m, तो 2m इज टू A1 भी लिखेंगे, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। लेकिन 4 इक्वेशन है, 5 अणु दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो एक आपको कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। 5 अणु देखिए, T अनोन है, N अनोन है, A1 अनोन है, A2 अनोन है, A3 अनोन है, हो गया 5 अनोन, बट 4 इक्वेशन, तो कांस्टेंट रिलेशन बनाना पड़ेगा। कांस्टेंट रिलेशन के लिए मैंने क्या किया, इसमें स्ट्रिंग कांस्टेंट की हेल्प लेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग दिख रही है तो स्ट्रिंग कांस्टेंट्स बनाना आपको। तो इसमें हम इस पुली का सेंटर और इस ब्लॉक के बीच की दूरी को x1 मान लिया, इस पुली का सेंटर, इस पुली के सेंटर को मैंने x2 मान लिया, इस पुली के सेंटर इस ब्लॉक के बीच की दूरी को मैंने x3 मान लिया ऐसे। इस सेंटर इस ब्लॉक को x1, सेंटर टू सेंटर x2, सेंटर टू ब्लॉक x3, और पुली का स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट कॉन्सेप्ट लगा देंगे, हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कांस्टेंट। अब आपको x1 के नीचे लिखना है, एक्चुअली में इसको आप डिफ्रेंशिएट करके जीरो कर लेते हो ऐसे, dx1 बाई dt। हालांकि जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो ऑलरेडी बता देता हूँ, तो बच्चों को डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं होती है, वो सीधे इसके नीचे लिख देते हैं और आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये dx1 dt क्या है, ये कह रहा है कि इस पुली के सेंटर इस ब्लॉक की 20 की दूरी है, 20 की दूरी, तो अगर दूरी है 20 की दूरी है, वो किस रेट से चेंज हो रहा है, दो ब्लॉक के 20 दूरी किस रेट से चेंज हो रहा है,
तो अगर कोई उस दूरी को बढ़ाना चाहता है तो आप प्लस लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। तो दीज आर नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशंस। ठीक है, x1 dx1 by dt is what? It is velocity of separation between this capital M and this pulley center. What is dx2 by dt? It is velocity of separation between this pulley center and this pulley center. And what is this differentiation? Velocity of separation between this 2m and this pulley center. बार बार अंडरलाइन है, पुली सेंटर ब्लॉक, पुली सेंटर ब्लॉक, पुली सेंटर ब्लॉक, ब्लॉक ब्लॉक, पुली सेंटर, ये चलते हैं। देखिए ये पुली का सेंटर पे देखेंगे, पुली इस वेज के साथ कनेक्टेड है, तो अगर वेज इधर A1 से जा रहा है तो पुली भी इधर A1 से जाएगा, तो दूरी को कम कर रहा है, तो -A1 लिखेंगे। तो इसके नीचे एक टर्म आएगा -1, एक साइड का देख लिया। अब बात करेंगे इसका, ये वाला ब्लॉक ये भी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है A3 से इधर, तो दूरी को फिर कम कर रहा है, A3 से कम कर रहा है, तो आप इसको लिखेंगे -A3। अच्छा, ये कांस्टेंट रिलेशन आप टेंशन मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, बट मैं इस पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे ये आपको भी कहूँगा कि आप इसके थ्रू यूज़ करो, ठीक है, क्योंकि रोटेशन वगैरह में जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपसे मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो दीज आर द बेस्ट अप्रोच टू हैंडल द प्रॉब्लम। तो x2, अच्छा ये पुली का सेंटर, इस पुली ये पुली का सेंटर इधर जा रहा है कितने से? नहीं, इधर जा रहा, पुली का सेंटर इधर जा रहा है A1 से, तो x2 को कम कर रहा है, इधर जा रहा है A1 से कम कर रहा है, तो -A1। और ये जो पुली का सेंटर है ये इधर जा रहा है A1 से, तो x2 को बढ़ा रहा है, तो +A1। तो हम इसके जगह पे लिखेंगे -A1 +A1। तो ये लिखना भी चाहिए, जीरो आ रहा है, आना भी चाहिए, क्यों? इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच कोई चेंज नहीं हो रही है, तो जीरो आना चाहिए, जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है बेसिकली। अब इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे ये y डायरेक्शन में है, ये पुली के सेंटर y में आ रहा है, नहीं, तो जीरो। और ये नीचे को जा रहा है कितने से? A2 से, तो बढ़ा रहा है, तो +A2। तो आप यहाँ लिखेंगे +A2 +0 दैट इज 0। हाँ, तो यहाँ से इक्वेशन आपका बनेगा A2 इज इक्वल टू A1 + A3। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब 5 इक्वेशन है, 5 अननोन है, सॉल्व करोगे आपके आंसर्स आएंगे। तो देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं। इस t को उठा के हमें, देखिए सॉल्व करने पे हमें A1 निकालना है सॉल्व करके। अब क्या करें, हिम्मत रखनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। A3 कहाँ कहाँ पे है? पहला इक्वेशन आ गया, A3 इसमें नहीं है, सेकेंड इक्वेशन में A3 है, थर्ड इक्वेशन में A3 नहीं है, फोर्थ में भी A3 नहीं है। ओके, तो यहाँ से A3 का जो टर्म्स है ना, उठा के आप यहाँ पर रख दीजिए। जब यहाँ पर रखेंगे ना, ये इक्वेशन आपका बन जाएगा। यहाँ लिखता हूँ T बराबर कैपिटल M A3 की जगह पे इधर भेजेंगे तो बनेगा A2 माइनस, चलिए अब क्या करें, बाद में हम चाहेंगे, मैंने किसका यूज़ कर लिया, मैंने अब इस T को उठा के एक काम करते हैं, n को एलिमिनेट कर लें, इस n को उठा के आप यहाँ पर रख दीजिए, ये बन जाएगा 2t माइनस टी, दैट इज t माइनस n की जगह पे ये 2ma1 बराबर 5ma1। देखिए इस 2m1 को मैंने यहाँ रखा, तो ये बन गया, तो ये 5 2 7, ये 7ma1 बन जाएगा, 7ma1, दिस इज 7ma1, ठीक है। ओके, दैट मीन्स, और मैंने इसमें रखी है, इसका ए वाला इक्वेशन आ गया। अभी इसकी बात करते हैं, 2mg माइनस टी बराबर 2ma2, 2mg, तो इसके लिए 2mg माइनस टी के जगह पे मैं A3 के टर्म्स नहीं चाह रहा था, तो कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ पे रख दीजिए, बाद में प्लेस कर देंगे। तो 2mg माइनस टी की जगह पे M A3, और A3 यहाँ से
इट इज, अरे यही तो लिखना, ma2 माइनस a1 बराबर 2ma2, 2ma2, m के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये बन गया 2g माइनस a2, माइनस ए टू उधर से आएगा तो 3a2 बनेगा, माइनस माइनस प्लस a1 इधर से आएगा तो माइनस a1 बनेगा। एक काम करते हैं, अगर इस 7 इसको और इसको इक्वेट कर दें, इसको इक्वेट कर दें तो क्या आएगा, 7ma1, 7ma1 बराबर ma2 माइनस a1, ma2 माइनस a1, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये a1 इधर आएगा, 8a1 बराबर a2, 8a1 बराबर a2। अब आपको क्या करना है, a2 की जगह पे रखना है, ये बनेगा 2g इज इक्वल टू 2g बराबर 3a2, 3a2 की जगह पे 8a1 माइनस a1 ये बनेगा, तो आएगा 8 3 के 24 में से एक गया, 23a1, देन व्हाट इज a1, a1 इज नथिंग बट 2g अपान 23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस शुड बी योर। एक बार मैं आपको आंसर मैच करके देख लूँ, क्या वही आंसर है, इक्वेशन तो सारे के सारे सही होंगे। नंबर 7 2g/23 आंसर है, यस ये सही है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैंने कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और 50% लेवल पे है, और आपको क्लास में जरूर कराया गया होगा, नहीं कराया होगा तो मैंने कैसे किया आप देखिए, मैंने कुछ नहीं दिमाग लगाया, जितने ब्लॉक थे सबका एक्सेलरेशन एज्यूम किया, एफबीडी बनाई, एफ बराबर एम ए लिखी, कांस्टेंट रिलेशन डेवलप किया और हिम्मत के साथ सॉल्व किया, वही आपको भी करना है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो कराने का एक रीजंस था, ठीक है, ये अब इजी क्वेश्चन है बट कराने का रीजन है, रीजन इस थोड़ा स्प्रिंग कट वाले क्वेश्चंस हैं जो जेई मेंस वगैरह में पूछ देता है, एडवांस में भी कभी कभी पूछता है, अदरवाइज मैं इसको नहीं करवाता। ठीक है, डायग्राम को मैं चेंज कर, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें ए बी सी ये 3 पार्ट हैं, तो इसको हम लोग अपने मन से 3 पार्ट में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड द लेवल इज 50%। ये वो क्वेश्चन है जब आप एग्जाम में जाते हो ना तो कहते हो कि यस मुझे यही करना है, आपको यही करना है। The system shown adjacent in the equilibrium, find the acceleration of the block ABC, all equal masses m, and the extent when the spring between ceiling and A is cut, the string between A and B is cut, the spring between B and C is cut. Find the tension in the string when the system is at rest and in the above 3 cases. ठीक है, find the acceleration in 3 cases, उसके बाद क्या, also find the tension in string when the system is at rest and in the above 3 cases. ये तो बहुत सारे क्वेश्चन, बट ठीक है हम 6 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मान के चल रहे, तो चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला केस है जब सिस्टम रेस्ट पे है, जब सारे के सारे इस पे, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द सिस्टम इज एट रेस्ट, मैं ये निकाल रहा हूँ। जब पूरा सिस्टम रेस्ट पे है तो पूरा सिस्टम रेस्ट पे तो कंफर्म है कि सारे मासेस सेम है, इसका मास सेम है, इसका भी मास सेम है, इसका भी मास सेम है। टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का टेंशन पूछ रहा है, स्ट्रिंग का टेंशन, अच्छा स्ट्रिंग का टेंशन अगर पूछ रहा है और सिर्फ इस वाले पार्ट की वीडियो बनाओ, सिर्फ इस वाले पार्ट की, सिर्फ ये जो स्प्रिंग है वो इंटरनल फोर्स की तरफ से गायब हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ के रस्सी के टेंशन को इसके और इसके वेट को बैलेंस करना पड़ेगा। देखो इसे सीखना तो पड़ेगा। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि
नहीं, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, हम नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना, मेंस की तैयारी कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपकी रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयारी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर पाओगे। तो अगर आप जेई एडवांस में एक रैंक ला सकते हो तो उसके लिए प्रिपेयर करो, ताकि आप बीटेक करो एडवांस से। ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको ये सब क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है और एकदम हाथ से बस क्या ही नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे, तो आप ना बेटर है कि मेंस की तैयारी कर लो। उससे क्या होगा कि मेंस में आपको एक अच्छा परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटाइल आ जाएगा, फिर एक अच्छी एनआईटीज मिल जाएगी, तो आपका लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो डिसीजंस बहुत अच्छा होता है। यूट्यूब पे क्या होता है, बहुत लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं कि ये तुम्हारा हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो होता क्या है, ये बता रहा हूँ, होता ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। ठीक है। तो मेंस में अगर अच्छा परसेंटेज लाना है तो आपका मेंस देखिए कितना इजी है, बहुत इजी है मेंस, बहुत इजी है। मतलब फिजिक्स का लेवल से लगता है कि बोर्ड का लेवल से गिरा हुआ है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको पढ़नी ही नहीं है, मैथ पे थोड़ा बहुत पढ़ना है डेली। मुझे लग रहा है मेंस को अगर अच्छा करना है तो आप कॉपी रिवाइज करो। सेकेंड क्या करना है आपको, पीवाईक्यू करना है 5 साल का मेंस का। एंड थर्ड क्या करना है, अल्टरनेट डे पे एक सप्ताह में 3 मॉक टेस्ट पेपर दो। ठीक है। आपका मेंस अभी अगर आपका परसेंटाइल 90 है तो सीधे आपकी परसेंटाइल 99.56 तो आना ही चाहिए ना करने के बाद। गुड। बट अगर आप एडवांस में चाहते हो कि अच्छी रैंक लाना और आपको लगता है कि नहीं हम सीख जाएंगे, और सही में सीख जाओगे, ऐसा नहीं सीख सकते, सीख सकते हो, सिर्फ आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। शुरुआत का प्रोसेस है, तो हिम्मत रखनी पड़ेगी। तो अगर आपको लगता है कि आप सीख जाओगे और आप सीख रहे हो, तो अभी एडवांस बहुत दूर है, क्वाइट पॉसिबल है कि आप सीख जाओ। और सीख गए तो फिर एडवांस में एक रैंक आएगी। एडवांस की रैंक जो आएगी ना, वो मेंस जैसी बिल्कुल नहीं होगी। मेंस में क्या हुआ ना कि बहुत बच्चे पढ़ने में अच्छे थे, उनकी परसेंटाइल कम आ गया है, और बहुत ऐसे बच्चे थे जो पढ़ने में अच्छे नहीं थे बट परसेंटाइल अच्छा आ गया है। जब एडवांस आएगा ना, तो एडवांस में वही बच्चा आएगा तो परसेंटाइल जो पढ़ने में रियल में अच्छा है, वो तो आएगा ही आएगा उसमें। तो एडवांस, अगर आप रियल मेहनती हैं और आप डिवोटेड हो पढ़ाई के प्रति, तो आपकी रैंक एडवांस में जरूर श्योर आनी 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 है, तो आनी आनी है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखी है जो 95 परसेंटाइल मेंस का है और एडवांस के अंदर 4000 रैंक। तो ऐसे कई बार मैंने बहुत सारे बच्चों को देख रखी है, ऐसे बहुत सारे बच्चों को देख रखी है। तो बताते हैं, इस क्वेश्चन बताते हैं। तो टेंशन इंस्टिंग सिस्टम इज रेस्ट। तो अगर मैं इतने पार्ट की बड़ी बनाऊँ ना, सिर्फ इतने पार्ट की बड़ी बनाऊँ, सिर्फ इतने पार्ट की, तो टेंशन टी ऊपर को आएगा और वो इतने वेट को बैलेंस करेगा। तो दैट मीन्स दैट टेंशन विल बी इक्वल टू 2 mg। mg ये, इसका mg, एन प्लस इसका mg। यहाँ का जो टेंशन टी आएगा वो इस mg को और इस mg को बैलेंस करेगा। दैट मीन्स रस्सी का टेंशन 2 mg होगा। ये हमारा आंसर है जब सिस्टम रेस्ट पे रहेगा। एक तो आंसर ही मिल गया। मैं जितने आंसर मार्क करूंगा ना, उसके करस्पॉन्डिंग आप +4 आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजियर पार्ट में होते हैं, ये उस इजी पार्ट का है। ठीक है। अब एक काम करते हैं, हर स्प्रिंग का टेंशन निकाल लेते हैं कट करने के पहले। अच्छा, यहाँ का जो स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग वो इतने वेट को बैलेंस कर रहा है, तो यहाँ का फोर्स क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स। यहाँ की स्प्रिंग फोर्स होगा 1 2 and 3, दैट इज 3 mg। और यहाँ का स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, F2, वो तो सिर्फ इस वेट को बैलेंस करेगा, दैट इज mg। यहाँ के स्प्रिंग फोर्स इन 3 वेट को बैलेंस किया, यहाँ के स्प्रिंग फोर्स इस एक वेट को बैलेंस किया, आ गया। अब आते हैं केसेस पे। तो इसमें एक्चुअल में ना ये फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये इसको ना चौथा केस बोलना चाहिए, ऑल्सो फोर्थ केस ये बोलना चाहिए। हालांकि ठीक है, चलेगा। अब आते हैं इस पे ए पार्ट, हमारा ए पार्ट है। क्या आता है, हम डी पार्ट लिख लें क्या, तो हमने ये डी पार्ट का आंसर बताया।
रेस्ट पे तो टेंशन इतना। द स्प्रिंग बिटवीन द सीलिंग एंड ए इज कट। इस सीलिंग और इस ए के बीच की स्प्रिंग को कट कर दिया गया। तो आपको पढ़ाया गया है कि अगर किसी स्प्रिंग को कट करते हो, स्प्रिंग को या स्ट्रिंग कट करते हो, उसका टेंशन इमिडिएटली जीरो हो जाता है। इमिडिएटली उसका जीरो होता है। किसी भी रस्सी को काटो, स्प्रिंग काटो, उसका टेंशन इमिडिएट जीरो होता है। लेकिन जो दूसरे स्प्रिंग होते हैं, स्प्रिंग, उसका टेंशन इमिडिएट जीरो नहीं होता है। वो इमिडिएट जस्ट आफ्टर अदर स्प्रिंग कट, जो दूसरे स्प्रिंग है उनका टेंशन वही रहता है, बट वो टाइम के साथ धीरे धीरे चेंज होता है। टाइम के साथ धीरे धीरे चेंज होता है, कट करने के तुरंत बाद नहीं। लेकिन जो रिस्ट्रिंग्स होती हैं, वो दूसरे स्ट्रिंग, उनका टेंशन इमिडिएटली चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। ठीक है, और इसका रीजन क्या है, क्यों ये चेंज नहीं होता है? द सिंपल रीजन इज कि जब भी कट करोगे तो अचानक से वेलोसिटी नहीं आती है, वेलोसिटी थोड़ा सा टाइम लेती है। जब वेलोसिटी टाइम ले रही है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो स्प्रिंग के अंदर इलांगेशन इंक्रीज नहीं आएगा, न उसमें कंप्रेशन आएगा। तो स्प्रिंग का जो इलांगेशन पहले से था वही बना रह गया, जस्ट बाद स्प्रिंग फोर्स वही रह गया। ठीक है, हाँ, लेकिन जैसे एक्सेलरेशन आ गया, ब्लॉक भागना शुरू करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो इलांगेशन चेंज होने लगेगा, तो फिर स्प्रिंग फोर्स चेंज होने लगेगा। ओके, और जो स्ट्रिंग्स होती है वो क्यों चेंज हो जाती है? स्ट्रिंग भी एक स्प्रिंग की तरह से काम करती है, बट उसका के इन्फाइनाइट होता है, इन्फाइनाइट होता है। तो हल्का सा भी इधर उधर हुआ, हल्का सा भी, मतलब अगर मैं कहूं कि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट अप्रोचिंग जीरो है, तो रस्सी का स्टिफनेस इतना ज्यादा होता है कि वो अप्रोचिंग जीरो इलोंगेशन से भी टेंशन को चेंज करवा लेता है। तो इसलिए आप ज़्यादा डिटेल्स नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आपके टीचर्स ने क्लास में जरूर बताया होगा कि ऐसा क्यों है, क्यों स्प्रिंग को कट करने के तुरंत बाद दूसरे स्प्रिंग के जो टेंशन है लगभग वही रह जाता है, लगभग क्या वही रह जाता है, और दूसरे स्प्रिंग का टेंशन क्यों बदल जाता है। हम उस कॉन्सेप्ट पर ना जाके मैं सीधे थ्योरी की लाइन यूज कर रहा हूँ, ये कि अगर किसी स्प्रिंग और स्ट्रिंग को कट करते हो तो उसका टेंशन इमीडिएट गायब होता है, लेकिन जो दूसरे स्प्रिंग है उनका टेंशन जस्ट आफ्टर कट वही रहता है, लेकिन टाइम के साथ चेंज होता है। जबकि दूसरे स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग, उसका टेंशन कट करने के किसी स्ट्रिंग को कट करूं या स्प्रिंग कट करूं, तो दूसरे रस्सी के टेंशन पहले रस्सी के कट करने के तुरंत बाद चेंज हो सकता है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। तो चलिए बात करते हैं। द स्प्रिंग बिटवीन सीलिंग एंड ए कट, मतलब आपने इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया, तो ये टेंशन वही रहेगा, ये टेंशन वही रहेगा। इसलिए हम बनाते हैं ब्लॉक को ये इस तरीके से, कट करने की तुरंत बाद इसका मास एम, इसका मास एम, और स्प्रिंग और इसका मास भी एम है। अब मुझे बताइए, ये ब्लॉक ए है, बी एंड सी, तो देखिए अब आता है। सबसे ब्लॉक सी की वीडियो बनाएंगे, जब ब्लॉक सी की वीडियो बनाएंगे आप एम जी ऐसे दिखाएंगे, और ये स्प्रिंग फोर्स तुरंत चेंज नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पूछा जस्ट आफ्टर कट, पूछा है क्या लिखा होगा, जस्ट आफ्टर कट, एट द इंस्टेंट व्हेन, एट इंस्टेंट व्हेन स्प्रिंग बिटवीन सीलिंग एंड एरिस कट, इंस्टेंट कट करने की तुरंत बाद की बात कर रहा है। तो तुरंत बाद इस स्प्रिंग का टेंशन एम जी वही रहेगा। आपने इस स्प्रिंग को एम जी को ऐसे दिखाया, ये ब्लॉक सी है, तो इस पे नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो, एम जी माइनस एम जी जीरो, दैट मीन्स टी का एक्सेलरेशन क्या आ गया, जीरो। अब बात करेंगे ए और बी का, ए और बी की एबीडी। जब ए बी की एबीडी बनाएंगे ना, ए बी की एबीडी ऐसे, तो ये वाला एम जी आप ऐसे दिखाएंगे, ये वाला भी एम जी आप ऐसे दिखाएंगे इसे, और साथ में इस स्प्रिंग में इलोंगेशन है पहले से, और वो कितना फोर्स लगा रहा है, एम जी, वो अनचेंज रहेगा, तो आप एम जी ऐसे दिखाएंगे ऐसे। इस पे इसका वेट दिखाया, और इसका एम जी, और इस स्प्रिंग का फोर्स एम जी भी दिखा दिया। ठीक है, अभी इस एफबीडी बन गई। अब आप देखिए तो रस्सी की एक खासियत होती है कि रस्सी से जब भी पार्टिकल्स ऐड होते हैं, तो रस्सी के डायरेक्शन में उन पार्टिकल की वेलोसिटी बराबर होती है। ठीक है, कब, जब रस्सी टाइट होगी, और रस्सी अगर लूज हो गई तब तो कुछ भी हो सकता है, अलग अलग होगा। तो अभी जब ये पता नहीं है कि रस्सी लूज हुई है कि रस्सी टाइट है, तो डिफॉल्ट केस में मानते हैं कि रस्सी टाइट है। हम मान लेते हैं कि रस्सी टाइट है,
तो इसका एक्सेलरेशन मैंने ए एफ ए है ना, इसको ना ए वन मान लेते हैं, इसका भी ए वन मान लेते हैं डिफॉल्ट केस में, बाद में वेरीफाई करेंगे। अब वेरीफाई किससे होगा, यहाँ के टेंशन से। रस्सी का टेंशन अगर जीरो से ज्यादा आता है दैट मीन्स दोनों का एक्सेलरेशन जीरो या जीरो से ज्यादा आता है दैट मीन्स दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होगा। और रस्सी का टेंशन अगर नेगेटिव कैलकुलेशन में आता है तो कंफर्म कर देगा कि एक्सेलरेशन दोनों का अलग अलग हो जाएगा। इक्वेशन बनाते हैं इस पे, सिस्टम पे आएंगे तो स्ट्रिंग का फोर्स इंटरनल से गायब हो जाएगा और नेट फोर्स डाउनवर्ड कितना है, एम जी एम जी एम जी, दैट इज 3 mg इज इक्वल टू टोटल मास m और m, दिस इज 2m इज टू a1, तो इससे a1 क्या आएगा 3g अपान a1 आएगा 3g अपान 2। बट टेंशन वेरीफाई करें तो हम चलो इस ब्लॉक की विडी बना लेते हैं, तो टी ऐसे दिखाएंगे, इसके विडी में t प्लस एम जी बराबर m इंटू टी प्लस एम जी बराबर m इंटू ए वन, m इंटू ए वन, और a1 है 3g/2, तो ये आएगा 3mg/2। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई आपकी mg/2, जो कि आप देख रहे हैं कि ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स आपने जो एक्सेलरेशन माना है एकदम सही आया है, a1 ये दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होगा। दैट मीन्स ऊपर का ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी, ए और बी का जो एक्सेलरेशन होगा, ए और बी का एक्सेलरेशन एकदम सेम होगा, और ये आपका होगा 3g/2, मतलब वो जी से ज़्यादा एक्सेलरेशन से नीचे को भागेंगे भागेंगे ठीक है। एक्चुअल में ऐसे इसके पीछे लॉजिक भी था, क्योंकि इसको कट कर दिया तो स्प्रिंग फोर्स गायब हो गया और ये स्प्रिंग अभी भी है, तो ये 2 mg का वेट के साथ साथ स्प्रिंग ने और तेजी से नीचे खींच दिया। जब और तेजी से नीचे खींचेगा जी से ज्यादा तो भागेगा ही भागेगा। ये पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया ठीक है। और उन्होंने टेंशन भी पूछा था कितना होगा, सिस्टम देन द अबव 3 केसेस फाइंड द टेंशन, तो टेंशन जो आएगा इस केस का इट इज mg अपान 2 ये भी है। अब हम बात करेंगे केस बी का, तो केस बी में क्या है, द स्ट्रिंग बिटवीन ए एंड बी इज कट, ए और बी के बीच की रस्सी को कट मार दिया गया। जब इसको कट मार देंगे तो इसका तो इमीडिएट जीरो होगा, लेकिन इस स्प्रिंग का टेंशन वही रहेगा, इसका वही रहेगा। चलिए ब्लॉक ए की एफबीडी बनाता है। जब ब्लॉक ए की एफबीडी बनाएंगे, ब्लॉक ए की एफबीडी, ब्लॉक ए की एफबीडी में ये 3 mg अभी भी वही दिखाएंगे, कट करने के तुरंत बाद वही रहेगा, साथ में एक mg आएगा, तो ये बनेगा 3 mg, ये वही रहेगा, और साथ में 3 mg और mg ठीक है। ब्लॉक ए की एबीडी है, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर को रहेगा, दैट इज लेट ए ऑफ ए, तो नेट फोर्स लिखिए इस पे, तो 3 mg माइनस mg बराबर m इंटू ए ऑफ ए, इससे ए ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 2g। ये 2g का एक्सेलरेशन ऊपर को होगा, और यहाँ पे और ये दोनों एक्सेलरेशन डाउनवर्ड थे, तो यहाँ पे हम डाउनवर्ड दिखा दे रहे हैं। अब ए बन गया इसका। अब हम लोग बात करेंगे इन दोनों ब्लॉक की वीडियो बनाएंगे, तो जब दोनों ब्लॉक की वीडियो बनाएंगे ब्लॉक बी की, तो मुझे बताइए ब्लॉक बी में ऊपर तो फोर्स है नहीं, इसका वेट mg दिखेगा ही दिखेगा, ऊपर तो रस्सी कट चुकी है ऊपर की, ब्लॉक बी से अटैच स्ट्रिंग कट चुकी है, तो वो तो टेंशन गायब हो गया, इसका mg नीचे रहेगा, और साथ में स्प्रिंग का फोर्स इमीडिएट आफ्टर कट, इसके कट ये दूसरी स्प्रिंग है वो वही रहेगा, इसका mg डाउनवर्ड आएगा। तो ब्लॉक बी के बीडी में एक और mg आएगा डाउनवर्ड। अब इस लिखेंगे नेट फोर्स दैट इज mg प्लस mg, दैट इज 2 mg बराबर मास m इंटू ए एफ बी। अब फोर्स चूंकि नीचे को रहे तो एक्सेलरेशन भी नीचे को रहेगा एफ बी, इससे ए एफ बी की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 2g डाउनवर्ड, ये बन गया। अब आपको क्या करना है, ब्लॉक सी की एबीडी बनाएंगे। जब ब्लॉक सी की एबीडी बनाएंगे सी की, तो सी का वेट mg तो आप डाउनवर्ड दिखाएंगे, और स्प्रिंग फोर्स एज इट इज है ऊपर की ओर वो वही रहेगा, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा, स्प्रिंग फोर्स ऊपर की ओर रहेगा, नीचे की ओर mg। अब चूंकि इस पे नेट फोर्स जीरो है, तो ब्लॉक सी का जो एक्सेलरेशन होगा इस केस का दैट विल बी जीरो। ये केस बी मैंने सॉल्व किया, और रस्सी का जो टेंशन है तो टेंशन जीरो आएगा, द रीजन इज क्लियर, क्योंकि आपने उसी रस्सी को कट किया, उसी रस्सी को कट किया तो उसका टेंशन जीरो रहेगा। इसके बाद आते हैं इसके सी पार्ट पे,
इसका जो सी पार्ट है इस पे आता है। सी पार्ट में उसने कहा है कि द स्प्रिंग बिटवीन बी एंड सी इज कट, बी और सी के बीच की स्प्रिंग को कट कर दिया गया। चलिए, तो अगर बी और सी के बीच की स्प्रिंग कट किया तो इसका टेंशन तो इमीडिएटली जीरो हो गया, ये दोनों बचे रहेगा और बस ये। चलिए सी की एफबीडी बनाते हैं, तो इजी है। सी की जब एफबीडी बनाएंगे तो उससे अटैच क्या स्प्रिंग क्या हो गया, इसका एक्सेलरेशन क्या है एसी, तो नेट फोर्स एम जी बराबर एम इंटू ए सी, इससे ए सी की वैल्यू क्या आ गई जी, जी डाउनवर्ड आगे। अब हम लोग बात करेंगे किसका, इस ब्लॉक और ऊपर की स्प्रिंग की। चलिए बात करते हैं, तो ये आएगा ये है ए एंड बी, ये है ए एंड, अच्छा ये स्प्रिंग फोर्स एज इट इज रहेगा एफबीडी में, जो कि किसके बराबर था 3 mg के बराबर है, एफबीडी में 3 mg ऐसे ही रहेगा। साथ में इसका वेट mg डाउनवर्ड दिखेगा, इसका वेट भी mg डाउनवर्ड दिखेगा। अब बीच में रस्सी कनेक्टेड है, अगर बीच में रस्सी कनेक्टेड है तो या तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा ऊपर की ओर ए2, और अगर नहीं सेम हुआ, नहीं सेम हुआ तो रस्सी स्लैक हो जाएगी, रस्सी स्लैक हो जाएगी। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। और इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा, मान लेंगे कि सेक्शन सेम है, फिर यहाँ का टेंशन निकालेंगे, अगर ये टेंशन पॉजिटिव आता है दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट, एक्सेलरेशन सेम रहेगा, और टेंशन नेगेटिव आता है तो कंफर्म कर देगा कि ये रस्सी भी स्लैक हो जाएगी और ये ब्लॉक फ्री फॉल कर जाएगा और ये ब्लॉक ऊपर कर भाग जाएगा। ओके नाउ, तो चलिए मैंने मान लिया कि एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा, दैट मीन्स मेरे अकॉर्डिंग रस्सी टाइट है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाद में वेरीफाई करते हैं। इस सिस्टम पे नेट फोर्स ऊपर को क्या है 3 mg माइनस एम जी माइनस एम जी, इट इज 3 mg माइनस 2 mg बराबर m प्लस एम, दैट इज 2m इंटू ए टू। इससे ए टू की वैल्यू क्या आ गई आपकी, आ गई 3 mg माइनस एम जी अपान जी अपान टू, ए टू इज जी अपान टू। अब चलिए इस ब्लॉक की बड़ी बना लेते हैं रस्सी का टेंशन निकालने के लिए। ये टी ऊपर और एम जी नीचे, तो टी माइनस एम जी, टी माइनस एम जी बराबर एम इंटू ए टू, एम इंटू ए टू जी बाई टू आया, दैट मीन्स टी इज नथिंग बट 3 mg अपान जो कि ग्रेटर देन जीरो है। दैट मीन्स आपने जो सॉल्व किया सही सॉल्व किया। दैट मीन्स इस थर्ड केस का एक्सेलरेशन ए का बी का एकदम सेम रहेगा, ए और बी का एकदम सेम रहेगा, और वैल्यू होगी जी बाई टू, और किधर ऊपर कर होगी। एंड इस केस का जो टेंशन है वो कितना है 3 mg बाई, दिस इज, तो इस तरीके से मैंने आपको थर्ड केस भी बताया और इसी का आंसर। ओके, एक बार मैं आंसर को सारे वेरीफाई कर लूँ, ये सारे के सारे आंसर्स सही है, कैलकुलेशंस एरर्स तो नहीं है। 6 6 में जो ए पार्ट है, ए पार्ट का आंसर है जो दिया है, तो ए पार्ट 3g/2 डाउनवर्ड्स एंड ए सी इज 0 एंड टी इज mg/2, यस ये पार्ट सही है। बी पार्ट जो है ए का एक्सेलरेशन 2g है अपवर्ड, बी का एक्सेलरेशन 2g डाउनवर्ड, एंड ए सी इज 0 एंड टी इज 0, यस सही है। सी पार्ट का जो आंसर है वो है दोनों का एक्सेलरेशन g/2 अपवर्ड, एंड सी का g है डाउनवर्ड एंड टेंशन है 3 mg/2। ओके, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, तो जो टेंशन है 2 mg का है। सारे के सारे आंसर्स सही हैं, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस पे और आता हूँ, ठीक है, तो देखिए
तो ये है आज का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर ये कंप्रिहेंशन है, तो कंप्रिहेंशन के बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 आएगा आपका। इसका क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, और ये क्वेश्चन नंबर इसका 9 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ता है। comprehension a block of mass 10 kg is put gently on the belt, और इसको मैं रखूंगा यहाँ पे, ये है हमारे लिए 60% के लेवल पे क्वेश्चन। इसके सारे के सारे क्वेश्चन 60% लेवल पे मान लेते हैं एक बार, क्योंकि ओवरऑल कंप्रहेंशन ठीक है, क्योंकि म्यूएस म्यू के दिया गया तो ठीक ही क्वेश्चन है, साथ में बेल्ट भी चल रहा है। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg put gently on the belt conveyor system of infinite length of the t/0 which is moving with the constant speed 20 मीटर पर सेकेंड। ये जो बेल्ट है, ये जो बेल्ट है ऐसे घूम रहा है, और बेल्ट 20 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। At any situation by the means of a motor system shown in the figure, a constant force of magnitude 50 Newton is applied on the belt block continuously during the motions। इसके ऊपर 10 kg पे 15 न्यूटन का फोर्स आपने अलग से लगा दिया है, जबकि 20 मीटर पर सेकेंड की बेल्ट की स्पीड है। ठीक है, ये पार्ट कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ द 10 kg ड्यूरिंग इट्स मोशन। kinetic friction, static friction, sometime kinetic, sometime static, cannot be predicted। तो आपको समझना पड़ेगा आप क्या हो रहा है। पुट जेंटली बड़ा अच्छा वर्ड है। द ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is put gently on belt conveyor system which is moving at constant speed। एक चीज बताइए, जेंटली का वर्ड होता है कि जब भी इसके ऊपर आप अचानक ऐसे धीरे से रखेंगे, धीरे से रखेंगे, इसके पास अचानक से वेलोसिटी नहीं होगी, वो इम्पैक्ट इम्पल्सिव नहीं है। तो जब जेंटली रखेंगे तो यहाँ का जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो एक नॉन इम्पल्सिव फोर्स आएगा। नॉन इम्पल्सिव फोर्स की वजह से जो फ्रिक्शन डेवलप होगा वो एक नॉन इम्पल्सिव फ्रिक्शन डेवलप होगा, और नॉन इम्पल्सिव फ्रिक्शन की वजह से इस ब्लॉक के पास वेलोसिटी अचानक से नहीं आने वाली। दैट मीन्स जैसे ही आप इस ब्लॉक को रखेंगे इसकी वेलोसिटी जस्ट 0 होगी, और ये जो बेल्ट है इसको आगे की ओर ऐसे खींचेगा ताकि रिलेटिव मोशन स्टॉप। तो मेरा कहना यह है कि जिस वक्त आपने इस ब्लॉक को इस पे तुरंत रखा है, इमीडिएट आफ्टर उसकी वेलोसिटी कितनी है? आंसर इज 0। द रीजन इज कि इसके इसके बीच में जो फ्रिक्शन आया है वो एक नॉन इंपल्सिव फोर्स आया है, क्योंकि आपने जेंटली रखा है, एकदम जेंटली रखा है, जेंटली। तो जो एन आएगा, एन वो एक फाइनाइट फोर्स आएगा। अब फाइनाइट फोर्स हो गया, अब फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू टू एन। तो अगर एन फाइनाइट है तो म्यू टू एन फाइनाइट आएगा, तो फ्रिक्शन फाइनाइट है, दैट मीन्स नॉन इंपल्सिव फोर्स। तो फ्रिक्शन अगर इसमें नॉन इंपल्सिव फोर्स आ गया, नॉन इंपल्सिव फोर्स आ गया, दैट मीन्स नॉन इंपल्सिव फोर्स कभी भी तुरंत वेलोसिटी नहीं डेवलप करते हैं, अगर कोलिजन के कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पता है तो। दैट मीन्स रखते ही इसकी वेलोसिटी जस्ट 0 होगी। तो फिर क्या होगा? तो ये होगा इस केस में, इस केस में ऐसा होगा कि ये जो ब्लॉक है ना, वहीं पे एनालिसिस कर लेते हैं यहीं पे। सबसे पहले लिमिटिंग वैल्यू लिख लिया जाए। यहाँ की जो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी ना F1, दैट इज म्यू mg। तो 0.4 10 इंटू जी, ये बनेगा 40। F2 कितना बनेगा? ये स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है, और ये कैनेटिक फ्रिक्शन, कैनेटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 0.25 इंटू 10 इंटू जी, ये आना चाहिए 25। ये आपको चेक करना पड़ेगा, सही है। अब म्यू एम जी, तो 10 10 100 इंटू 0.40 और 100 इंटू 0.25 25, ये सही है। अब क्या होगा? जैसे ही आप रखेंगे t बराबर 0 पे, मैं क्वेश्चन की एनालिसिस करने जा रहा हूँ। जैसे ही आप रखेंगे इस ब्लॉक पे, एक तो फोर्स ये दिखेगा दैट इज 15 न्यूटन। दूसरा क्या दिखेगा? जब इसको रखेंगे तो इसकी स्पीड 0 है और बेल्ट तेज भाग रहा है, दैट मीन्स ये जो बेल्ट है इसके ऊपर एक फ्रिक्शन लगाएगा, एंड दैट विल बी कैनेटिक, क्योंकि शुरू में स्लिपिंग हो रही है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी नॉन 0 है, वेलोसिटी का डिफरेंस है, दैट मीन्स स्लिपिंग होगी। दैट इज कैनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे आएगा कैनेटिक फ्रिक्शन एफ के, और उस एफ के की वैल्यू कितनी होगी? 25 होगी। अब इस 10 kg की वजह से ये ब्लॉक ग्राउंड फ्रेम में
ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेट करेगा। अगर यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसको लगेगा कि ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? दिस प्लस दिस, 15 प्लस 25 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, A1। तो A1 कितना आएगा? 15 और 25, 2 3 4 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। 15 और 25 40, 5 5 10, 3 1 4। ठीक, ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया t बराबर 0 पे। अब इस एक्सेलरेशन से इस ब्लॉक की वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी? तब तक कि ये ब्लॉक 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अटेंड ना कर ले। तब तक तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही रहेगा। तब तक तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही रहेगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। एक पहले तो हम टाइम निकाल दें किस टाइम पे इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आएगी, फिर उसके बाद फिर सोचेंगे क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है। तो v बराबर u प्लस एटी, कितना टाइम लगा निकालने के लिए? तो v क्या है? 20। तो 20 बराबर u था 0 प्लस ए कितना है? 4 इंटू टी। यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? इट इज 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब एक बार वेलोसिटी जीरो हो, दोनों की बराबर हो गई, तो फिर क्या होगा अब ये सोचना पड़ेगा। तो अब मैं बात कर रहा हूं t ग्रेटर देन 5 सेकेंड पे क्या होगा। 5 सेकेंड के तुरंत बाद क्या होगा कि दोनों की वेलोसिटी बराबर है, तो फ्रिक्शन स्टैटिक वाला आना शुरू हो जाएगा। स्टैटिक आना शुरू होगा। तो अगर मैं 10 kg की एफबीडी बनाऊं तो स्टैटिक आना शुरू होगा, और वो इसलिए आएगा क्योंकि इस बेल्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर बेल्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसकी भी वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए ताकि स्लिपिंग ना हो। तो क्या ऐसा ये बेल्ट कर सकता है क्या? देखना पड़ेगा, देखते हैं। वो तभी करेगा जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा बेल्ट का, दैट मींस इस ब्लॉक की भी वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। इस ब्लॉक की वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, और इस ब्लॉक की वेलोसिटी तभी कांस्टेंट होगी ग्राउंड फ्रेम में जब इस पे नेट फोर्स 0 होगा। तो नेट फोर्स के लिए 15 न्यूटन में ऐसे दिखाऊंगा, और यहाँ पे एक स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजिट दिखा दूंगा और कहूंगा एफ डैश। अब नेट फोर्स 0 करेंगे तो दिस इक्वल टू दिस, मतलब एफ डैश जो होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 15 न्यूटन। और क्या ये अपनी लिमिटिंग से कम है? यस कम है, दैट मीन्स करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि 5 सेकेंड के पहले तक फ्रिक्शन काइनेटिक था और 5 सेकेंड के बाद फ्रिक्शन स्टैटिक हो गया 15 न्यूटन के बराबर। दैट मीन्स इस ब्लॉक पे कुछ समय तक फ्रिक्शन काइनेटिक काम किया है और बाद में स्टैटिक फ्रिक्शन काम किया। वो टाइम इंटरवल क्या है? 0 से 5 सेकेंड तक काइनेटिक फ्रिक्शन, और 5 सेकेंड के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन काम किया। और फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी चेंज किया। पहले फ्रिक्शन 10 kg पे इस डायरेक्शन में था, और एक बार जब वेलोसिटी बराबर हो गई तो वही फ्रिक्शन 15 न्यूटन का उल्टा होके एक्सेलरेशन 0 कर दिया ताकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होके बेल्ट के बराबर हो जाए। ओके, नाउ सम टाइम काइनेटिक फ्रिक्शन एंड सम टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन, यस इसका सी पार्ट। ठीक है, तो ये ऑफकोर्स 60% लेवल का क्वेश्चन था और मुझे अच्छा लगा, आपको भी आई थिंक अच्छा ही लगा होगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक ऑफ द मास 10 kg। 10 kg के मास पे काइनेटिक फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया? ओके, और इस सारा क्वेश्चन ग्राउंड फ्रेम में पूछा जाता है। वर्क कैसे थ्योरम यूज करते हैं? ये क्वेश्चन तो इजी है और ये हम 40% लेवल पर रखेंगे। कितना वर्क डन किया? एक तो तरीका है जो मेथड 1 है जो कि इजियर है, वर्क कैसे थ्योरम कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन उसमें ना 15 का भी वर्डन आपको निकालना पड़ेगा ना ब्लॉक पे, 15 का भी। 15 वाले ने कितना वर्डन किया प्लस फ्रिक्शन ने कितना वर्डन किया, उस पर ना एक अलग से हम बात करेंगे कि फ्रिक्शन ने कितना वर्डन किया, ये हम अलग से बात करेंगे। जानते हो फ्रिक्शन का वर्डन चाहो ना तो एक काम कर सकते हैं। अब मेथड 1 में वर्क रेसी थ्योरम क्या, पहले मैं तो कॉमन सेंस वाला मेथड यूज कर लेते हैं, सिंपल डेफिनेशन मेथड, उसके बाद देखते हैं। ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने समय तक ये कैरेटिक फ्रिक्शन काम किया? 5 सेकेंड तक का। तो इस फ्रिक्शन कैरेटिक फ्रिक्शन किधर है? आगे क्यों था?
और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी थी? 25 न्यूटन थी काइनेटिक फ्रिक्शन की। अब ये जो ब्लॉक है वो इधर डिस्प्लेसमेंट लिया, फ्रिक्शन आगे है ना, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी आगे ही था इस केस में। तो कितना डिस्प्लेसमेंट लिया? एस पर यूटी प्लस हाफ स्क्वायर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट। तो यू कितना था? 0 इनिशियली, हाफ ए कितना है? 4 इंटू टाइम 5 का स्क्वायर, ये वैल्यू होगी 2, 25 दूनी 50, 50 का डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ। अब जिस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रहा है उस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 50 आगे की ओर है, दैट मीन्स फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स आगे है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे की ओर हुआ है। इस 25 इंटू 50, तो वैल्यू इस 25 25 125 1250 जूल। इट्स आंसर इज ये पार्ट। इन जनरल बच्चे ने क्या करते हैं ना, फ्रिक्शन का वर्डन नेगेटिव बोल देते हैं, गलत है। यहाँ फ्रिक्शन ने पॉजिटिव वर्डन किया मेथड। अच्छा, इसको चाहते तो आप वर्क थ्योरम से भी लगा के आंसर निकाल सकते थे। वर्क थ्योरम में आपको कैपिटल एफ का भी वर्डन निकालना पड़ता, वो ऐसे। मेथड 2 वर्क थ्योरम, कैपिटल एफ कौन सा फोर्स है? 12 न्यूटन का है, तो 15 न्यूटन का है। 15 न्यूटन का वर्क डन, 15 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट तो 85 हुआ है, एंड प्लस फ्रिक्शन का वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट इज हाफ। मास कितना दिया गया था? इस ब्लॉक का जो मास है वो है 10 kg, तो आप लिखेंगे 10 kg। तो 10 kg इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी आई थी? v बराबर u प्लस 80 से निकाल लेते हैं यहाँ पे। v बराबर u प्लस 80, ये है 4 इंटू टी, 5 आएगा 20, ये बनेगा 20 का स्क्वायर। अब इसको भी सॉल्व करके देखिए, आपका आंसर एकदम सेम पॉजिटिव मैच करेगा। निकालते हैं, ये कितना आएगा? 15 75 750 प्लस फ्रिक्शन, ये कितना आएगा? 400/2 200, ये बनेगा 2000। 2000, तो ये फ्रिक्शन का वर्डन हो जाना चाहिए आपका 1250। कि 1250 में अगर आप 750 ऐड करेंगे तो यही बन जाएगा। यस ऑफकोर्स, सही सही होना भी चाहिए था। इसके बाद magnitude of acceleration of the block of the mass 10 kg at t equals to 6 second। magnitude of the acceleration of the block of mass 10 kg at t बराबर 6 सेकेंड। अच्छा, इसमें ना एक क्वेश्चन पूछा नहीं है, मैं इसमें एक क्वेश्चन और इंट्रोड्यूस करूंगा आज का क्वेश्चन नंबर 10 में। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास 10 kg एट टी बराबर 6 सेकेंड। 6 सेकेंड पे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 10 kg कितना होगा? आंसर इज 0। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg और कांस्टेंट स्पीड है, ऑफ कोर्स 0 होना चाहिए आंसर। तो क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन विल बी 0। इट्स आंसर इज डी पार्ट। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें वो ये है, टोटल हीट डेवलप कितना होगा? फाइंड हीट डेवलप डेवलप इन होल जर्नी। ये एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको भी मैं रखूंगा, इसका लेवल करीब 50% का लेवल है, ये भी आपको क्लास में बताया गया होगा। तो देखिए, 1 सेकेंड। ओके, तो इसके बाद हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे, इसके सारे आंसर सही हैं इस पे। फाइंड द हीट डेवलप इन होल जर्नी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, कितना ही डेवलप होगा? अब इसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। एक्चुअल में हुआ ये है ना इस क्वेश्चन के अंदर, कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन था ना इस 10 kg ब्लॉक पे, उसने इसकी स्पीड को बढ़ाया है, और इस 20 जो बेल्ट है उस पे उसको उल्टा फोर्स लगाया है। तो ये अब समझनी बाकी है कि क्या हीट डेवलप क्या है यहाँ पे। एक चीज ध्यान रखिएगा, हीट डेवलप जो होता है ना, वो क्या होता है?
वो था वर्क डन बाई इंटरनल फ्रिक्शन, इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन बेसिकली, वर्क डन बाई इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू हीट। ये ये कॉन्सेप्ट, ये आपको अलग से ध्यान रखना। द रीजन इज क्लियर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाई ये जो 10, ये जो 15 न्यूटन है ना, ये हीट नहीं डेवलप कर रहा है, ये तो कांस्टेंट फोर्स है। ये तो वैसा ही है जैसे कि एम जी होता है, एक ब्लॉक यहाँ से छोड़ देते हो ऐसे तो नीचे को गिरता है, तो क्या हीट डेवलप हो गया क्या? कुछ नहीं। हीट डेवलप होता है जो एयर रेजिस्टेंसेज है ना इसके चारों तरफ, वो इसके सरफेस पे ऐसे रेजिस्टिव फोर्स डेवलप करते हैं। वो जो रेजिस्टिव रेजिस्टेंस जैसा है, रेजिस्टिव फोर्स है, वही डेवलप करवा। तो हमें ये देखना होगा कि इसके इसके सिस्टम पे ये और ये इसके सिस्टम पे जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो कितना वर्डन किया, सिस्टम पे देखना होगा। सिस्टम पे ध्यान देना, आपको सिस्टम देखना होगा। तो हमें इसके सिस्टम पे काम करेगा। बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, सिस्टम, सिस्टम, बार बार सिस्टम। ठीक है, ये बेल्ट है और ये ब्लॉक है, और मेरा दिमाग काम कर रहा है कि इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे की ओर दिख रहा है और इस वाले बेल्ट पे फ्रिक्शन नीचे पीछे की ओर दिख रहा है। इसके सिस्टम पे कितना वर्डन हुआ, मतलब इस एफ ने भाई एक तरह से देखो तो इस ये जो एफ है वो इस बेल्ट को रिटार्ड करने की कोशिश कर रहा है, रिटार्ड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और और ये वाला एफ इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हमें ये देखना है बेसिकली, इसमें और भी पार्ट्स बन सकते हैं, बताता हूं मैं आपको। इसमें आपको ये देखना है कि, और यहां पे आप फोर्स लगा रहे हो ऐसे, इसकी स्पीड कांस्टेंट रखने के लिए जब ये फ्रिक्शन उल्टा ऐसे तो आप ऐसे खींच रहे हो, आप काम कर रहे हो, समझ रहे हो ना? आप भी मतलब अगर आप डायरेक्ट सोचो ना तो दिमाग को प्रेशर बढ़ जाएगा। आप ऐसे काम कर रहे हो, आप भी काम कर रहे हो, आपकी एनर्जी कहाँ गई? आपकी एनर्जी को इस फ्रिक्शन ने बेसिकली क्या किया, कम किया। और वो लेके इस फ्रिक्शन ने आपकी एनर्जी को लेके इस ब्लॉक तक लेकर गया इस फ्रिक्शन के थ्रू, बट पूरा लेके नहीं गया, पूरा लेकर नहीं गया। ठीक है, पूरा लेके नहीं गया, तो कितना छोड़ दिया, वही हीट में चला गया। ये पॉइंट पकड़ना। जब इसको आप ऐसे घुमा रहे हो स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए, तो आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो तो वर्क कर रहे हो। तो आपने जो काम किया उसके इस एफ ने कम कर दिया। वो किसको दे दिया, इस ब्लॉक को। तो क्या पूरा पूरा दे दिया उस ब्लॉक को? नहीं, नो, पूरा पूरा नहीं दिया। और अगर पूरा पूरा दिया भी तो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ी है वो हीट डेवलप कैसे हो सकता है? हीट डेवलप तो एक दूसरी चीज है, समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीजें एक बार मैं आंसर निकाल लूं, ठीक है, फिर सारी चीजें की एनालिसिस करते हैं क्या इसके अंदर हो रहा है। तो देखिए, इंटरनल इसके सिस्टम पे इस फ्रिक्शन ने मिलकर कितना वर्डन किया, ये इसमें मैं इंटरेस्टेड हूं। तो देखिए, एक काम करते हैं, जब सिस्टम पे देखना है ना, सिस्टम पे देखना है तो सिस्टम पे वर्क ऐसे जरूर लगाओगे ना, तो फिर इसका भी वर्डन आ जाएगा। इसने कितना वर्डन किया, इसने कितना वर्डन किया, तो फिर इसका वर्डन निकालने में दिमाग खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, एक चीज आप जानते हो, इंटरनल फ्रिक्शंस के वर्क डन या इंटरनल फोर्सेस के वर्क डन, ये फ्रेम इंडिपेंडेंट होते हैं। ये इंडिपेंडेंट है, फ्रेम इंडिपेंडेंट है। तो इंटरनल फ्रिक्शन वर्डन फ्रेम इंडिपेंडेंट है। तो चाहे आप ग्राउंड फ्रेम से इंटरनल फ्रिक्शन का वर्डन निकालो, चाहे इसके फ्रेम में जाके इंटरनल फ्रिक्शन का वर्डन निकालो, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे ना, इस वाले के ऊपर बैठ गए, अब इस ब्लॉक को देखेंगे, इस ब्लॉक को देखेंगे। अब इस पे बैठ के इस ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। जब इस ब्लॉक की एबीडी बनाओगे आप ऐसे एबीडी, तो आप ऐसे 15 दिखाओगे न्यूटन का फोर्स। फ्रिक्शन किधर है, इधर कितने का, दैट इज 25 का फ्रिक्शन था कैरेटिक। और जब इस पे खड़ा होकर आप इसको देखोगे तो ये बेल्ट तो रेस्ट पे आ गया, ये बेल्ट तो रेस्ट पे आ गया। तो अगर ये बेल्ट रेस्ट पे हो गया तो क्या ये वाला एफ वर्क करेगा? नहीं। तो फ्रॉम बेल्ट फ्रेम
बेल्ट फ्रेम, वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन ऑन बेल्ट इज जीरो, क्योंकि आप बेल्ट पे खड़े हो। अच्छा ये मत समझना कि ये वर्क पर एनर्जी बढ़ा रहे हैं, अरे क्या फर्क पड़ता है, आप पूरी फिजिक्स पढ़ चुके हो, मेंस के एग्जाम दे चुके हो, तो ये मत सोचना कि नहीं हमें तो बस लॉज ऑफ मोशन वाला पार्ट पढ़ना है। क्यों, थोड़ा बहुत उधर के पार्ट्स आएंगे तो क्यों नहीं सीख सकते हो, सीखना चाहिए। मैं तो क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। और इसके फ्रेम से इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, इधर ये 20 उल्टा हो कैसे मिलेगी ना, तो ये इनिशियली t बराबर 0 के एबीडी पे ये 20 मीटर पर सेकेंड ऐसे दिखेगा इस ब्लॉक पे। तो इस पे खड़े ऑब्जर्वर को लग रहा है कि इस ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, और ये फोर्स जो है 15 और 25 है। बाकी एक इनर्शियल फ्रेम है, तो कोई भी इससे सूडो फोर्स नहीं आने वाला है, हम सूडो फोर्स दिखाएंगे भी नहीं। तो अब इसका मास कितना दिया गया था, 10 kg। तो इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो इधर है, कितने का, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, यही है। तो इस फ्रेम से ये ब्लॉक कितने दूरी तय करके रेस्ट पे आएगा, कितना दूरी तय करके रेस्ट में आएगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, अब 20 बनेगा, माइनस टू ए 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट एस की वैल्यू क्या आ गई, 400, 20:20 एंड डिवाइड बाई 2:4, ये आ गया 4×5 = 5, और ये आएगा 10, इट इज 50। ये 50 मीटर की दूरी इस ब्लॉक ने इधर तय किया। तो अगर मैं कहूं कि इस कैनेटिक फ्रिक्शन ने इस ब्लॉक पे कितना वर्डन किया, ये 25 इधर है, और इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इधर है कितना, 50 का, तो 50 डिस्प्लेसमेंट इधर और ये 25 इधर, ये वर्डन नेगेटिव होगा। तो 50 माइनस इंटू 25 ये आएगा 25 × 25 = 125 माइनस 1250, इतना हुआ। ठीक है, तो कोई पूछे कि स्कैनेटिक फ्रिक्शन ने सिस्टम पे कितना वर्डन किया, इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन ने इस वेस्ट पे 0 वर्डन किया और इस ब्लॉक पे -1250 जूल वर्क किया। दैट मीन्स -1250 जूल के बराबर हीट, अब कोई पूछे इतना वर्डन है तो अब सिस्टम पे वही वर्डन है, दैट मीन्स व्हाट विल बी द हीट डेवलप, द हीट डेवलप विल बी 1250 जूल। इतना हीट डेवलप हुआ इसके अंदर, इतना ही डेवलप हुआ। अगर फिजिक्स आती होगी तो ये बात जरूर समझ में आएगी। ठीक है, थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेशन है हीट डेवलप का। ठीक है, हो सकता है आपको ना पढ़ाया गया हो तो इसकी वजह से दिक्कत आ रही होगी, अदरवाइज आपको बात समझ में आनी चाहिए। इंटरनल फ्रिक्शन का वर्क डन, अदरवाइज पता है इस ग्राउंड फ्रेम में, तो इस फ्रिक्शन इस ब्लॉक पे 1250 का वर्डन किया था, 1250 का वर्डन किया था, तो प्लस वर्डन किया था ना, वो हीट डेवलप क्यों, हीट डेवलप निगेटिव वाला हीट डेवलप जाएगा जो एनर्जी कम करेगा, तो सिस्टम का वर्डन लिखा जाता है। ठीक है, अब इसी चीज को मैं एक दूसरे तरीके से कर सकता, बिना इसके फ्रेम पे जाया कर सकता था। वो देखिए कैसे करता, वो मैं ऐसे करता, मैं क्या करता, इसी चीज को ब्लॉक पे कितना वर्डन किया इस फ्रिक्शन ने, ब्लॉक पे वर्डन ऑफ फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ये आया था हमारा 1250 प्लस आया था, 1250 जूल प्लस आया था। अब मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है कि इस बेल्ट पे फ्रिक्शन ने कितना वर्डन किया, तो हमें बेल्ट का डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो ये फ्रिक्शन बेल्ट पे काम कर रहा है, तो बेल्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, 5 सेकंड में, कि 5 सेकंड तक ही काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो जब तक काइनेटिक फ्रिक्शन है तभी तक ही डेवलप होगा। तो 5 सेकंड में जो बेल्ट का डिस्प्लेसमेंट है, बेल्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट थी, इंटू 5, ये कितना आ गया 100। तो वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन ऑन बेल्ट, ये तो ब्लॉक है, बेल्ट वो आएगा। अच्छा, फ्रिक्शन किधर काम कर रहा है, पीछे, बेल्ट पे फ्रिक्शन पीछे, अब बेल्ट किधर भाग रहा है आगे, तो फ्रिक्शन किसके बराबर है, फ्रिक्शन बराबर था, काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर था 25 के बराबर, तो -25 इंटू 100 ये बनना चाहिए। फ्रिक्शन काम कर रहा है बेल्ट पे पीछे और बेल्ट भागा आगे, 5 सेकंड में इतना, ये कितना आ गया, -2500। तो अगर मैं पूछूं कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम,
ऑन द सिस्टम। तो सिस्टम पे वर्ड ये वाला और ये वाला जोड़ दे, तो -2500 प्लस 1250। अब देखिए ये खुद आ रहा है -1250। इतना जूल वर्क डन सिस्टम पे फ्रिक्शन ने किया। और जो सिस्टम पे फ्रिक्शन ने वर्क डन निगेटिव किया है कैनेटिक फ्रिक्शन ने, एक्चुअली वही हीट की तरह से डेवलप हो गया। ऐसे है ना, ये हीट जो डेवलप होता है यही वाला पार्ट आपने देखा, इससे भी सेम आंसर है। ओके, अच्छा इसमें अगर कोई ये पूछता, इसका एक क्वेश्चन और मैं इसकी एनालिसिस करके क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आज का है और ये भी है 50% के लेवल पे, और ये आपसे पूछ सकता है फाइंड पावर ऑफ एक्सटर्नल एजेंट टू maintain constant velocity, maintain constant velocity। एक्सीडेंट का पावर कितना होना चाहिए ताकि जो बेल्ट है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। तो ये जो बेल्ट है ऐसे, ये बेल्ट लगा हुआ है, अब आप यहाँ पे फोर्स लगा के ऐसे घुमा रहे हो, तो जो आप काम कर रहे हो वो काम कहाँ गया? एक्चुअल में जो आप काम कर रहे हो, ये बेल्ट पे फोर्स आपको क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे को है एंड बेल्ट की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड आगे की ओर है। ये जो फ्रिक्शन इस बेल्ट पे वर्क कर रहा है, एक्चुअली में उतने का ही पावर आपको लगाना पड़ेगा, ताकि ये जितना एनर्जी कम करने की कोशिश करेगा पर सेकेंड, जितनी एनर्जी कम करने की कोशिश करेगा, आपको उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। व्हाट विल द पावर ऑफ एक्सटर्नल एजेंट विल बी, फ्रिक्शन ने इतना एनर्जी, फ्रिक्शन का जो पावर है उसका नेगेटिव साइन, पावर ऑफ फ्रिक्शन, इसलिए ताकि स्पीड कांस्टेंट रहे। तो माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना था 25, कैनेटिक फ्रिक्शन 25 था, 25 इंटू स्पीड है 20, ये कितना आ गया -25 दूनी 50, 500 वाट। तो पर सेकेंड आपको 500 जूल वर्क करना पड़ेगा, तब जाके बेल्ट की स्पीड कांस्टेंट रहेगी। लेकिन कितने समय तक? अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, फ्रिक्शन का पावर नेगेटिव आएगा, माइनस इधर एफ है इधर ये है, और माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव बना देगा। 500 वाट का वर्क पर सेकेंड आपको 500 जूल वर्क करना पड़ेगा ताकि स्पीड इसकी कांस्टेंट रहे। ओके, उसके बाद लेकिन ये कब तक? t इज लेस देन 5 सेकेंड तक, और t इज ग्रेटर देन 5 सेकेंड पे आपको पावर 0 देना पड़ेगा, दैट पावर विल बी 0, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट हो गई। तो फिर स्टैटिक, अच्छा नहीं, अभी भी देनी पड़ेगी, इसलिए नहीं देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। पता है क्यों? ये तो 5 सेकेंड तक आया, 5 सेकेंड के बाद भी आपको पावर देना पड़ेगा। 5 सेकेंड के बाद जो पावर देना पड़ेगा ना, वो ये कि ये जो फोर्स एफ लगा हुआ है ना, ये जो एफ लगा हुआ है फोर्स ब्लॉक पे, अब ये 5 सेकेंड के बाद आप समझ रहे हो, मैं टी इज ग्रेटर देन 5 पे बात कर रहा हूँ। ये जो ब्लॉक है इस पे जो फोर्स लगा हुआ है कितने का? 15 न्यूटन का, 15 न्यूटन का जो फोर्स लगा हुआ है, 15 न्यूटन का ये जो फोर्स लगा हुआ है 15 न्यूटन का, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन आपने ऐसे दिया, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आया था? 15 न्यूटन। अब ये 15 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक इधर लग रहा है, ये जो ब्लॉक पे लग रहा है वो इधर लग रहा है, इधर। तो बेल्ट पे किधर लगेगा? बेल्ट पे यही 15 न्यूटन, बेल्ट पे यही 15 न्यूटन आपका आगे लगेगा, ऐसे ऐसे आगे लगेगा। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन 15 लगेगा, और वेलोसिटी कितनी की है? 20 की है। तो इस पावर कितना आएगा? पावर ऑफ एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल टू ये 15 और 20 का मल्टीपल कितना आएगा? 30। 15 इंटू 20 का मल्टीपल आएगा 300 वाट आएगा। ठीक है, ये तो फ्रिक्शन का पावर है, तो एक्सटेंड का पावर नेगेटिव होगा, माइनस है। क्यों? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट रखना है। तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा तो वो इस बेल्ट की स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेगा, बेल्ट की स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो आपको अब उल्टा
ऐसे रोकना पड़ेगा, ऐसे रोकना पड़ेगा, नहीं 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 नहीं, आपको नेगेटिव बर्डन करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी ऐसे आ रही है और आप उल्टे फोर्स लगा रहे हो, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये -300 वाट होगा। तो यहाँ पे ये इसका आंसर बन गया। तो ये दोनों आंसर है, ये और ये। अब मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे डिटेलिंग इसकी एनालिसिस कर देता हूँ, डिटेल। तो क्या होगा, T इज लेस देन 5 और 0 सेकेंड के बीच में क्या हुआ होगा, पहला फ्रिक्शन कैनेटिक होगा और उसकी वैल्यू होगी 25 न्यूटन, एंड डायरेक्शन होगा आगे की ओर, ये डायरेक्शन होगा। कैनेटिक फ्रिक्शन 25 न्यूटन, डायरेक्शन आगे की ओर होगा, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इसमें जो एक्सटर्नल एजेंट का पावर आएगा, एक्सटर्नल का, वो आएगा कितना, 500 वाट, 500 वाट आएगा। इसमें टोटल जो हीट डेवलप होगा डेल्टा एच, वो कितना होगा, माइनस, टोटल हीट डेवलप पॉजिटिव आएगा 1250 का, इतना जो हीट डेवलप होगा, ठीक है। और इसके बाद जब टाइम ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, 5, तो इसके बाद फ्रिक्शन स्टैटिक आएगा 15 न्यूटन का, और वो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा ताकि स्पीड कांस्टेंट रहे। इस केस में एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रहेगा, जबकि इस केस का एक्सेलरेशन 0 रहेगा। थर्ड, एक्सटर्नल एजेंट का पावर आपकी बार नेगेटिव आएगा, इस -300 वाट। इसके बाद इसमें कोई भी हीट डेवलप नहीं होगा क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया, स्टैटिक फ्रिक्शन सिस्टम पे 0 वर्क करता है, और इसमें जो एक्सेलरेशन रहेगा वो तो 0 रहेगा। तो मैंने कितने मार्क कर लिया, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये इसके फाइनल्स रिजल्ट्स, ठीक है। तो आपने देखा कि रियल में एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन में से एक था, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, एक और क्वेश्चन है, ये देखिए, ये आज का क्वेश्चन नंबर, ये था 11, ये क्वेश्चन नंबर 12, और इसको भी मैं 50% के लेवल पर रखूंगा। ये कह रहा है, देखिए, a monkey of mass m climb up to the rope hang over a fixed pulley with an acceleration g by 4. The opposite end of the rope is tied to the block of mass capital M on a rough horizontal plane. The coefficient of friction between the block and horizontal surface is mu. Find the tension in a rope. A monkey of mass m, ये monkey है, a monkey of mass m climb to the rope hang over the fixed pulley with an acceleration g by 4. ये ऊपर की ओर g by 4 के acceleration से ऊपर की ओर जा रहा है। The opposite end of the rope is tied to the block of mass m lying on the horizontal surface. The coefficient of friction between the block and horizontal plane is mu. Find the tension in the rope. इसमें म्यू की तो वैल्यू दी ही नहीं गई है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड द टेंशन इन द रोप। अगर रोप कट, ये अच्छा रोप है ना, इसका टेंशन हर जगह, इसको 50% क्या, इसका लेवल आप कम कर सकते, कर लीजिए, एकदम 30% के लेवल पर का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे ना, इस पर्सन की वीडियो बनाएंगे, जब पर्सन की वीडियो बनाएंगे ना ऐसे ना तरीके से, मंकी की, मंकी की वीडियो बनाएंगे, तो यहाँ का रस्सी का टेंशन टी ऊपर को दिखेगा, इसका वेट mg डाउनवर्ड दिखेगा, बाकी इसके हाथ और रस्सी के बीच का जो फ्रिक्शन होगा वो इंटरनल की तरह से गैप हो जाएगा। तो सिस्टम पे नेट फोर्स के नाम पे सिर्फ टी होगा और mg होगा, और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा g/4। इस पे लिखेंगे F बराबर में, तो t माइनस mg बराबर मास इंटू g/4। इससे t की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज 5 mg/4, और दिस इज आंसर। कुछ नहीं, यहाँ से फ्रिक्शन कम हो या ज़्यादा उससे बिल्कुल इसका मतलब नहीं है, ठीक है। अगर ये फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो ये ब्लॉक नहीं भागेगा, तभी भी यहाँ का टेंशन वही रहेगा।
ठीक है, और अगर ये बहुत ही कम है तो ये भी भागेगा, ठीक है। बट ये ऊपर को जा रहा है G/4 से ग्राउंड फ्रेम में, तो इसकी एफबीडी में तो यही बनेगी, बाकी तो कुछ नहीं बनने वाला है। जब इसकी एफबीडी यही बनेगी तो फिर आंसर यही रहेगा, वट एवर ये रेस्ट पर है या मूव। दैट्स आंसर इज 5 mg/4। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है दिस वन। ये है आज का क्वेश्चन नंबर 13, और इसका जो लेवल है ये मैं रखना चाहूंगा 60% के लेवल पे। और क्या कह रहा है देखिए, shown in the diagram of system of two bodies, a block of mass m, a disk of mass capital M held in the equilibrium, if the string third is burnt, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे ये बर्न कर दिया गया। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क, नेग्लेक्ट द मासेस ऑफ पुली P and Q। P इसका मास नेग्लेक्ट है, Q का भी मास नेग्लेक्ट है, ठीक है, कर लो नेग्लेक्ट। द ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज म्यू, यहाँ का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, और इस पुली का मास m है। द शोन इन द डायग्राम टू बॉडीज, द ब्लॉक ऑफ मास m, इसका मास कैपिटल M, इसका मास कैपिटल M है, और उन्होंने पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क, इस डिस्क का एक्सेलरेशन पता करना है। तो कंफर्म है कि ये नीचे को जा रहा होगा तो ब्लॉक आगे को भागेगा ही भागेगा, अभी पूछा है, मतलब ये मान के चला जा रहा है कि स्लिपिंग हो रही है। तो चलिए एबीडी बनाते हैं। इसका एक्सेलरेशन मैंने अपने मन से A2 मान लिया, A2 मान लिया, और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन अपने मन से A1 मान लिया। डिस्क का, इसका वेट mg आप नीचे को दिखाएंगे, और सब कुछ फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन सिर्फ ब्लॉक और हॉरिजॉन्टल सरफेस बीच में, बाकी तो कहीं नहीं। बिटवीन द ब्लॉक एंड हॉरिजॉन्टल इज म्यू, ठीक है, हेल्ड इन इक्विलिब्रियम, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था, ठीक है, ओके। इसका एक्सेलरेशन A1, इसको A2 मान लिया। अब एबीडी बनाते हैं, तो यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स आप पीछे को दिखाएंगे, दैट इज म्यू mg, फ्रिक्शन म्यू mg। यहाँ का टेंशन T आप ऐसे दिखाएंगे, ये T और T, ये T, तो T 2T, यहाँ पे बनेगा 2T, ये कितना होगा 2T, इसका mg डाउनवर्ड है, सही है। एक काम करते हैं, इस पे लिखते हैं फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन क्या बनेगा, कैपिटल mg माइनस 4T, इसके एबीडी में 2T और mg माइनस 4T बराबर, इसका मास m है इंटू A1, A1 निकालना है आपको, इक्वेशन नंबर 1। इस पे लिखेंगे फोर्थ इक्वेशन, तो T माइनस म्यू mg बराबर मास m का मास m उसका कैपिटल M, ठीक है, स्मॉल m इंटू A2, क्वेश्चन नंबर 2। अब अभी सॉल्व नहीं होगा, कांस्टेंट रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा A1 A2। तो पता है इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो एक तो स्ट्रिंग कांस्टेंट था निकालना, अब यहाँ पे तुम चाहो तो टेंशन अप्रोच का हेल्प लोगे तो आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट में ना, हालांकि मैं वहां से भी कर सकता हूँ, देखो कैसे, आपको ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। टेंशन अप्रोच से तो एक लाइन में आ जाएगा, ये ऐसे है, तो अगर इसका A1 है, इसका A2 है, और इसका A है एक्सेलरेशन, तो इस A1 A2 में रिलेशन होता है A बराबर A1 प्लस A2/2, और मैच साइन कन्वेंशन करेंगे। देखिए ये फिक्स है, तो इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, ये इधर A2 से जा रहा है, ये इधर भी A2 से जाएगा, तो अगर ये A2 से जा रहा है और ये 0 है, तो पुली का सेंटर A2 प्लस 0 का आधा, ये A2/2 से नीचे को जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये A2/T से नीचे जा रहा है, और ये रेस्ट पे, क्योंकि ये रेस्ट पे, तो ये 0, ये A2/2, दैट मीन्स ये कितने से जाएगा A2/2 प्लस 0 का आधा, A1 आना चाहिए, A1 आपका आना चाहिए, A1 आएगा, फाइनली A2/4 आना चाहिए। ये आपका थर्ड इक्वेशन, तीन इक्वेशन, तीनों आंसर है, ठीक। ये सब लेवल यार मुझे सही लग नहीं रहा है, सब सॉल्व करने के बाद तो समझ में आया कि इजी है, ठीक है। और इसको टेंशन अप्रोच से कैसे करते हैं आप, इसको टेंशन अप्रोच के लिए आप क्या करते हैं, ये T/A2 सिर्फ ब्लॉक पे लिखेंगे टेंशन का वर्डन,
T/A2 और ये 2T और ये 2T 40 इसका एक्सेलरेशन नीचे A1, तो 40 A1 दैट इज 0। इससे A2 बराबर क्या आ गया 4A1, जो कि आप देख रहे हैं, बट दिस इज बेटर अप्रोच। अब क्या करेंगे, इस सीक्वेंस सॉल्व कर रहा है ना, इसे 4 मल्टीप्लाई करके इस पे जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो बनेगा mg, 4 यहाँ पे तो इसे कटेगा, 4 यहाँ पे तो -4 μ mg बराबर यहाँ पे कैपिटल M A1, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई है, बनेगा 4 स्मॉल m A2। आपको A1 चाहिए ना, तो A2 की वैल्यू उठा के प्लेस करिए इसमें, यहाँ से आएगा G कॉमन कैपिटल M -4 म्यू स्मॉल m बराबर G कॉमन कैपिटल M -4 म्यू स्मॉल m बराबर कैपिटल M A1 प्लस 4m A2 ये है 4A1, इसी से A1 की वैल्यू क्या आएगी, A1 की वैल्यू आएगी G ब्रैकेट में कैपिटल M 4 म्यू स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस 16 स्मॉल m, एंड दिस इज आंसर। तो देखा कि मैंने कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसके बाद जो है बाकी कुछ क्वेश्चन और मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, वो ये है, देखिए, तो मैं ये है आज का क्वेश्चन नंबर 14, और ये कह रहा है, और ये है, अब एक बार अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे तो क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से 60% का लेवल मैं बोलूंगा। कर फाइंड द मिनिमम नॉर्मल फोर्स टू बी अप्लाइड बाय द ईच हैंड। क्या हो रहा भाई, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था। 30%। मिनिमम नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय the each hand to the hold the three identical block in vertical position. Each block has mass m and value of coefficient of friction between the block as well as between the hand and block is mu। तो ठीक है, इसका ये मास m है, इसका ये मास m है, इसका ये मास m है, रोक के रखना है, एक एक करके वीडियो बनाते हैं, तीनों को रोक के रखना है, कितना नॉर्मल फोर्स लगाना पड़ेगा। नहीं यार, तो सोचना पड़ रहा है मतलब, ठीक है, तो मैं 50% के लेवल पर रखता हूँ, जब डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो सोचना पड़ रहा है। चलो सोचते हैं। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एफबीडी बनाएंगे सबसे पहले, तो सोचना पड़ रहा है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी तो ठीक है। ये मुझे बताइए कि अगर आपको कम से कम फोर्स लगा के इसको रोकना है, कम से कम फोर्स लगा के इसको रोकना है, तो अगर मैं इसको सिस्टम ले लो, सिस्टम ले लो, तो इसके बीच का फोर्स इंटरनल, इसके बीच का फोर्स इंटरनल की तरफ से गायब हो गया, तो सोचना ही नहीं है। तो ये वाला जो mg है वो भी नीचे रहेगा, ये वाला mg भी नीचे रहेगा, और ये वाला mg भी नीचे रहेगा। अब बीच का इक्विलिब्रियम हम लोग बाद में चेक करेंगे, अभी तो मैं पूरे सिस्टम की इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ कि पूरा सिस्टम मिनिमम फोर्स से इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो यहाँ का फ्रिक्शन इंटरनल से गायब हो गया, तो सोच रहा ही नहीं है, और इधर से आप प्रेस कर रहे हो तो कम से कम फोर्स लगाना पड़े। दैट मीन्स यहाँ से अगर आपने एन ऐसे अप्लाई किया है, तो इधर से भी एन अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रेस करके रखे हैं, इधर भाग थोड़ी रहा है, तो ये दोनों फोर्स बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा ऊपर की ओर, दैट इज म्यू इज टू एन, और यहाँ पे भी आएगा दैट इज म्यू इज टू एन होना चाहिए। अभी पूरा सिस्टम अगर वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है, तो जो मिनिमम एन के केस में फ्रिक्शन लिमिटिंग पे काम करेगा, तो ये दोनों फोर्स का सम इसको बैलेंस कर देगा। दैट मीन्स 2 म्यू एन मस्ट बी इक्वल टू 3 mg, अगर आप चाहते हो कि कम से कम फोर्स से इस सिस्टम को रोकना। तो लेकिन अब इसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या सही में ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। सिस्टम को रोकने के लिए तो मिनिमम एन है, तो क्या ये इंडिविजुअल को कैसे रोका गया, तो इसको समझते
अब बात करते हैं ये ब्लॉक कैसे रुका होगा। सबसे पहले इस ब्लॉक की बात करते हैं, किनारे वाले ब्लॉक की। तो किनारे ब्लॉक से यहाँ पे फ्रिक्शन म्यू स्ट्रेन ऊपर को आया, म्यू स्ट्रेन, और म्यू स्ट्रेन और ये वाला mg है। दैट मीन्स इसके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन का टर्म तो होना ही चाहिए रोकने के लिए। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, ये होना चाहिए। अच्छा ये म्यू एन एक बार देखिएगा, म्यू एन आ गया 3mg/2, 3mg/2। दैट मीन्स ये इससे तो ज्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पे फ्रिक्शन स्टैटिक नीचे को आया होगा F1, और वो F1 कितना आया होगा, तो F1 प्लस mg बराबर 3 μmg, दैट मीन्स F1 विल बी इक्वल टू mg/2, स्टैटिक फ्रिक्शन आया होगा। तो इसके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन आया होगा इसके बराबर। तो ये वाला ब्लॉक इक्विलिब्रियम होल्ड कर गया, बस सिमिलरली ये भी इक्विलिब्रियम होल्ड कर गया। क्या ये इक्विलिब्रियम पे है, इसके लिए मैंने क्या किया, बीच वाले की वीडियो बनाई। तो जब यहाँ पे F1 नीचे है तो यहाँ पे F1 ऊपर, तो सिमेट्री से इधर से भी F1 ऊपर आएगा क्योंकि उधर वाले ब्लॉक पे नीचे, तो इस बीच वाले पे ऊपर, और ये mg। अब ये F1 mg/2 है, mg/2 तो टोटल कितना हो गया mg, इस mg को बैलेंस कर दिया, दैट मीन्स यस इक्विलिब्रियम है, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। ये मिनिमम n है, अगर उतना आप अप्लाई करते हो तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आएगा। ठीक, ओके। तो इसके बाद जो है इसके बाद मैं आपको एक दो क्वेश्चंस और अलग से दे देता हूँ, और उसका रिकॉर्डेड फॉर्म अलग से पड़ा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बहुत पहले से रिकॉर्ड करके रखा हूँ, उसको मैं आपको अलग से दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। थैंक यू।